Hello everyone, welcome back to Geology Concepts. I am Mrityunjay Singh and as you can see we are back with our current affairs series जिसमें हम वीक के करंट अफेयर्स को कंपाइल करके डिटेल में डिस्कस करते हैं, राइट? सो इफ यू गाइस आर फॉलोइंग अस तो आपने देखा होगा कि हमने सितंबर अक्टूबर मंथ के भी करंट अफेयर्स को वीकली डिवाइड करके उनको क्लासेस में डिस्कस किया था। सिमिलरली आज की क्लास में हम नवंबर मंथ से स्टार्ट करें, फ्रॉम 1 नवंबर टू 7 नवंबर जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे हमारे इस वीक के उनको हम डिस्कस करेंगे। एंड दोज हु आर न्यू टू द क्लास, मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है उसका मोटिव ये है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो कंटेंट रहता है वो टू द पॉइंट रहता है, राइट? एंड सेकेंडली हम यहाँ पे कुछ जो स्टैटिक चीजें हैं आपके करंट अफेयर्स के साथ उनको कॉम्प्लीमेंट करके पढ़ते हैं, सो इट गिव्स यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर जीएस पोर्शन, राइट? सो जितना भी आपका जीएस पोर्शन है, चाहे उसमें पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, राइट, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, जो स्टैटिक पोर्शन है, उसको हम करंट अफेयर्स के साथ कॉम्प्लीमेंट करने का कोशिश करते हैं अपनी क्लासेस में, राइट? सो ये हमारा एजेंडा रहता है एंड जो हमारे टॉपिक्स रहते हैं वो टू द पॉइंट रहते हैं और जो आपको पढ़ना चाहिए पेपर के लिए एग्जैक्टली अगर आप कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो जो चीजें आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं और जो एग्जैक्टली आपको पढ़ना चाहिए पेपर के लिए, तो उन्हीं टॉपिक्स को हम अपनी क्लास में कवर करते हैं, राइट? सो विद दैट नोट लेट्स स्टार्ट आवर क्लास, राइट? सो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे कि आप देख सकते हैं आजकल जो इंडिया का जो अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो इंडिया अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है एशियन रीजन में, राइट? सो जितना भी एशियन रीजन है, साउथ एशियन कंट्रीज के साथ भी हमारा अच्छा जो है वो रिलेशन बिल्ड हो रहा है। ऑल्सो वी आर फोकसिंग ऑन इंडो पैसिफिक रीजन कि यहाँ पे हम अपनी जो सिक्योरिटी है, यहाँ पे जो अपनी प्रेजेंस है बेसिकली उसको बढ़ा सकें, राइट? साथ ही साथ आपने दूसरी तरफ एक और पिक्चर देखी होगी जहाँ पे इंडिया का टसल चल रहा है विद यूएसए ऑन टेरिफ्स, राइट? सो ये दो पिक्चर अभी अगर आप देख पाए इंडिया में, मतलब मोर और लेस आपने न्यूज में सुना ही होगा, राइट? सो उसको ध्यान में रखते हुए हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे पेपर के लिए, ठीक है? सो जैसे इस वीक बहुत एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मेरे को देखने के लिए मिली न्यूज़पेपर में, जो कि थी एपेक, राइट? सो दिस न्यूज़ इज जो शी जिनपिंग है, चाइनीज लीडर, राइट? तो एपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं जो एपेक ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली है क्या, राइट? सो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए दैट इट इज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, राइट? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन बेसिकली ये एक रीजनल फोरम है, एक रीजनल कॉपरेशन है सारी कंट्रीज का जो पैसिफिक रीजन और एशियन रीजन में पड़ती है, ठीक है? अब अगर मैं बात करूं इसके एस्टेब्लिशमेंट की तो आपको एस्टेब्लिशमेंट भी पता होना चाहिए दैट इट वाज स्टैब्लिश इन 1989, ठीक है? यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना तो आई डोंट थिंक सो कि पॉसिबल हो पाएगा बिकॉज फिर एपेक ही हम पूरी क्लास में समझते रह जाएंगे। बट अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका जिस्ट दूं तो बेसिकली इसको बनाया गया था टू प्रमोट फ्री एंड ओपन ट्रेड इन एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है? सबसे पहला इसका रीजन जो था वो बनाया गया था इसको फ्री एंड ओपन ट्रेड इन एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है? एशिया और पैसिफिक रीजन में फ्री और ओपन ट्रेड बन सके इसलिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इस रीजनल फोरम को। सो बेसिकली होता क्या है, देखिए बनी तो ये 1989 में थी, बट आपको पता ही है जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी, तो आपको पता है 1980s में ही जो हमारा इकोनॉमीज थी वो ग्लोबलाइज होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है? आपने सुना होगा कि यूरोप की सारी कंट्रीज मिलके यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन कर देती है और ऑल्सो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन अप हो जाता है बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, राइट? सो इन्हीं के काउंटर पार्ट में
पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी लाने के लिए किसको फॉर्मुलेट किया जाता है? एपेक को फॉर्मुलेट किया जाता है, एपेक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फ्री एंड ओपन ट्रेड, इसका ऑब्जेक्टिव भी यही था कि हम लोग क्या कर सके, टू प्रमोट फ्री एंड ओपन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अक्रॉस एशिया पैसिफिक रीजन, राइट, टू एनहांस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इनोवेशन, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप थोड़ा एक जस्ट आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, इसका हेडक्वार्टर का है, राइट। तो अगर मैं हेडक्वार्टर्स की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है सिंगापुर में, राइट। कितने मेंबर्स हैं, मेंबर्स आपको पता होने चाहिए। मेंबर्स की बात की जाए तो इसमें 21 मेंबर्स है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है मेंबर्स, मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि 21 मेंबर्स हैं जिसमें प्रोमिनेंटली आप देख सकते हैं कि चाइना एक मेंबर है, ठीक है, यूएसए एक मेंबर है, राइट, ऑस्ट्रेलिया एक मेंबर है, साउथ कोरिया एक मेंबर है, राइट, इंडोनेशिया एक मेंबर है, इंडोनेशिया एक मेंबर है, राइट, एक्सेट्रा, मतलब और 21 मेंबर्स इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, मलेशिया एक मेंबर है इसका, राइट। मोर इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें आपको याद रखना है कि इंडिया जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस रीजनल फोरम का मेंबर नहीं है, ठीक है। ये आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा कि इंडिया को इंक्लूड मत कर दीजिएगा, बाकी जितने भी आपके कनाडा हो गया, कनाडा इसका पार्ट है, कनाडा इसका पार्ट है, मोर ऑन सो फोर्थ एंड, आप आगे पढ़ते रहेंगे तो आपको लिस्ट ये जो है वो चलती रहेगी, राइट। सो बेसिकली न्यूज़ तो ये थी कि जो जिनपिंग है चाइनीज लीडर, ये इस मीटिंग में आगे आते हैं क्योंकि आगे आते हैं और एक लीडरशिप रोल की तरह यहाँ पे देखने के लिए मिलता है हमें इनका। ये बोलते हैं कि हमें सप्लाई चेन पे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना चाहिए, और ये लीडरशिप क्वालिटी ये इसलिए भी दिखा पाते हैं क्योंकि ट्रम्प जो है यहाँ पे, जो यूएस प्रेसिडेंट हैं, वो इस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होते, ये एक दिन पहले ही यहाँ से निकल जाते हैं। अगर आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो ट्रम्प थे वो चाइना के जो शी जिनपिंग हैं, इनके साथ एक डील कर लेते हैं रेयर अर्थ मेटल्स पर, एलिमेंट्स पर, ठीक है, क्योंकि आपने सुना भी होगा, हमने डिस्कस भी करा था, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात की जा रही है, मेटल्स एलिमेंट्स की बात की जा रही है, राइट। सो चाइना ने जो है जो यूएसए ने जो टैरिफ हर जगह लगा रखे हैं, उसके काउंटर पार्ट में चाइना ने जो है अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे कट ऑफ कर दिया था एक्सपोर्ट करना, राइट, और टैरिफ्स भी बढ़ा दिए थे, जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा यूएसए और जापान को। सी, रेयर अर्थ एलिमेंट में चाइना को कोई compete नहीं कर सकता ग्लोबल मार्केट में, याद रखिएगा। 90 टू 92% जो है वो डोमिनेंसी किसकी है? चाइना की है, ठीक है। एक्सप्लोरेशन से लेके रिफाइनिंग तक की, तो ये पूरा सप्लाई चेन से लेके एक्सप्लोरेशन, आर एंड डी पे भी चाइना बहुत वर्क करता है। तो इसी भी टसल में यूएसए ने एक डील क्रैक करी है कि ठीक है, लेट्स हैव अ डील कि आप रेयर अर्थ जो है एलिमेंट्स जो है उसको थोड़ा सा लूजन अप कीजिए, और मैं टैरिफ पे जो है यहाँ पे कट्स देता हूँ, ठीक है। सो ये कुछ ऐसी डील आपको इस पूरे आर्टिकल में समझ आएगी, पर अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, बट फॉर योर पेपर आपको पता होना चाहिए कि एपेक क्या है, ठीक है। फोकस एरिया क्या होता है, अगर मैं की प्रिंसिपल्स की बात करूं तो फोकस एरिया है ट्रेड लिबरलाइजेशन, डिजिटल इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, एमएसएमई, ठीक है, डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, ये की फोकस एरिया है जो आई गेस हर एक जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, जो रीजनल फोरम्स है, उनमें आपको कॉमन देखने के लिए मिलेगा, राइट। बट ये याद रखिएगा, एपेक कौन कौन सी कंट्रीज को कैटर करता है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है ऑल्दो, बट ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एपेक समिट्स कहाँ होती है? एनुअली होती है, मीटिंग टू डिस्कस रीजनल इकोनॉमिक प्रॉपर्टीज प्रायोरिटीज, सॉरी। एपेक का सेक्रेटरेट मैंने आपको दिया है, 1993 में इसको करा था। नोटेबल फ्रेमवर्क की बात करें तो बोगो और गोल्स जो है वो 1994 में इनका एक नोटेबल
फ्रेमवर्क देखने के लिए हमें मिलता है, विच एम्स फॉर फ्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बाय 2020 फॉर डेवलप्ड मेंबर्स। ठीक है, जो भी कंट्रीज, जो भी मेंबर्स इसके डेवलप हो चुके हैं, उनके लिए फ्री ट्रेड और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है, राइट। इंडिया का स्टेटस है सीक्स मेंबरशिप करेंटली एंड ऑब्जर्वर एस्पायरिंग इकोनॉमी। ठीक है, मेंबरशिप के लिए इंडिया कोशिश कर रहा है कि हम भी मेंबरशिप लें। क्यों? बिकॉज एपेक कवर्स नियरली 60% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। ठीक है, अच्छा, आपसे ना पेपर में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पे आपको ये डाटा दे देते हैं। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाटा दे दिया है, ताकि आप जो है इन वन गो अगर आप इसे फोकस से पढ़ते हैं, तो आपको क्लिक कर जाए वहां पे। ठीक है, तो एपेक जो है वो 60% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को होल्ड करता है। मतलब इसके जितने भी मेंबर्स हैं, अगर उनकी जीडीपी कैलकुलेट की जाए, उनको ऐड किया जाए, तो 60% के अराउंड जो है ग्लोब की जीडीपी के अराउंड आपको देखने के लिए मिलती है। एंड 50% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बाय मेकिंग इट वाइटल रीजनल इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम जो है बहुत वाइटल हमें देखने के लिए मिलता है, राइट। सो पहला तो हमने एपेक के बारे में बात करी, इस्टेब्लिशमेंट और इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, कौन कौन मेंबर्स हैं, राइट। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी आप नेफ्टा तो आप पढ़ते ही हैं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन आपने पढ़ा ही होगा, जो इकोनॉमी की क्लासेस आप लेते हैं उसमें, राइट। मूविंग अहेड, बात करते हैं इंडिया की। ठीक है, नाउ इंडिया एंड यूएस साइन पैक्ट टू बूस्ट डिफेंस टाइज। अभी रिसेंटली इसी वीक हमारे पास ये न्यूज आई है कि जो इंडिया है और यूएस है, उन्होंने 10 इयर्स रोड मैप यहाँ पे डिजाइन किया है। एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है फॉर बोथ द कंट्रीज, जो कि वो अपने डिफेंस जो टाइज है, जो डिफेंस टाइज है, और पैसिफिक रीजन जो है वहाँ पे अपनी जो प्रेजेंस है उसको डोमिनेट करेंगे, राइट। ये न्यूज़ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए इंडिया, जैसे कि हमने पहले भी बात करी, इंडिया और यूएसए के बीच में अभी टसल चल रहा है, ठीक है, टैरिफ को लेके। तो उसी के बीच में ये बहुत बड़ा मूव है इंडिया की तरफ से कि हम अपने डिफेंस टाइज जो है उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं विद यूएसए, जो कि हम करते हुए भी आए हैं। ठीक है, सो पेपर में बेसिकली आपसे क्या क्या पूछ सकता है कि ऐसे पहले कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो हमने करे हैं यूएसए के साथ। ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड। तो आपको दो चार चीजें यहाँ पे याद रखनी है कि जो इंडिया के डिफेंस टाइज है वो बहुत पहले से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, हम भले ही टेरिफ वॉर में अभी फंसे हुए हों यूएसए के साथ, बट यूएसए और इंडिया के जो डिफेंस टाइज हैं उनके जो लिंक है आपको बहुत पहले से मिल जाते हैं। ऐसे बहुत मेजर जो एग्रीमेंट्स हैं इंडिया ऑलरेडी कर चुका है यूएसए के साथ। तो अगर आपसे पेपर में कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से मेजर एग्रीमेंट है, तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसे हम डी माओ कहते हैं, राइट। इसका फुल फॉर्म क्या है? लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमो एग्रीमेंट। ठीक है, मेमोरेंडम एग्रीमेंट, ये हमने कब किया था? बेसिकली ये हमने किया था 2018 में। अगर मैं और बहुत पहले की आपको बात बताऊं, तो हमने एक 2002 में भी किया था, जिसे कहते हैं जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री एग्रीमेंट। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है GSOMIA। क्या बोलते हैं इसे? जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री एग्रीमेंट। ठीक है, ये कब किया था हमने? दिस वाज डन इन 2002। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं, तो एक ये भी आपको पता होना चाहिए, कॉम कैसा। थर्ड है हमारा कॉम कैसा। ये हमने कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया था। कम्युनिकेशन
कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट था। एक और बहुत फेमस एग्रीमेंट था, बिका। तो एटलीस्ट आप ये चार एग्रीमेंट तो याद रखिएगा, ठीक है। बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेटल कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो कोऑपरेशन, ठीक है। तो अगर बेसिकली मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, ये हमने बेसिकली कॉम का कब किया था। दिस वाज सॉरी, लोमा हमने लियो, ये हमने 2016 में करा था, LEMOA, ठीक है। और ये 2002 में करा था। कॉमकास्ट से हमने बेसिकली 2018 में यहाँ पे एग्रीमेंट किया था यूएसए के साथ। दीज ऑल आर डिफेंस, मेजर डिफेंस एग्रीमेंट विद यूएसए, ठीक है। तो यहाँ पे डिफेंस एग्रीमेंट की बात हो रही है, डिफेंस स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन की बात हो रही है। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। पेपर में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि ये सारे एग्रीमेंट हमने किस कंट्री के साथ किए हैं, ठीक है। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कुछ दूसरे बातें भी याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। डिफेंस की हम बात कर ही रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि इंडिया और यूएसए जो है एक एक और रीजनल फोरम में है, जिसके पहले भी हम बात कर चुके हैं, जो कि है क्वाड्स। आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कौन कौन इसके मेंबर है? सबसे पहले तो इंडिया ही है। फिर इधर आपको देखने के लिए मिल जाता है, सॉरी चाइना लिख रहा हूँ, जापान है, राइट, ऑस्ट्रेलिया। ये याद रखिएगा, दीज आर द बेसिक फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एंड फिर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है यूएसए। अच्छा, ये बनाया क्यों गया था? बेसिकली जो चाइनीज डोमिनेंसी क्रिएट हो रही है इंडियन पैसिफिक रीजन में। आप इंडियन पैसिफिक रीजन देख भी सकते हैं, पूरा ये जितना भी आपका पैसिफिक रीजन है, ठीक है। मलक्का स्ट्रेट आप याद रखिएगा, मलक्का स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ही। बट यहाँ पे चाइनीज प्रेजेंस बहुत ज्यादा हो गई थी, ट्रेड, और आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी यहाँ पे चाइना ने स्टैब्लिश कर दिया था। सो टू रिड्यूस दिस स्ट्रेस जो चाइनीज प्रेजेंस हम पे डाल रहा था, तो ये हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए हमारे साथ है, ठीक है। 2007 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना था, फिर इसको दोबारा रिवाइव हुआ 2017 में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसकी पूरी कहानी है, ठीक है। खैर, साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा, अगर हम बात कर ही रहे हैं तो हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस की भी बात कर लेते हैं। सो जो आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। आई नो बहुत सारे फैक्ट्स हो गए, बट दीज ऑल आर रिलेटेड टू दिस न्यूज ओनली, ठीक है। तो जब आप ये न्यूज पढ़ेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी एक्सरसाइजेस हम यूएसए के साथ करते हैं? एक तो आपने सुनी होगी टाइगर ट्रम्प, जो अभी रिसेंटली न्यूज में भी थी। ठीक है। ये कैसी है? ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, मतलब इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों पार्टिसिपेट करती हैं, किसमें? इस सर्विसेज में, इंडिया की भी और यूएसए की भी, ठीक है। तो टाइगर ट्रिम्प आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ठीक है। स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। दूसरी आपको याद होनी चाहिए, सेकंड आपको, युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास, ये किसके साथ करते हैं? ये आर्मी एक्सरसाइज है, ठीक है। जो आर्मी आपकी फोर्स है वो यूएसए की और इंडिया की, दोनों की ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करती है। थर्ड है, आपको पता होना चाहिए, कोप इंडिया, ये अभी रिसेंटली आपने न्यूज में सुनी होगी।
ठीक है, कोप इंडिया, ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है, हम जो करते हैं यूएसए के साथ, ठीक है। फोर्थ आपको पता होनी चाहिए, मालाबार। नाउ दीज टू आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। युद्ध अभ्यास काफी पेपर्स में पूछ चुका है ऑलरेडी, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बट कोप इंडिया, मालाबार, ये सारी एक्सरसाइजेज अभी तक नहीं पूछी है। एंड ऑल्सो आप देख ही रहे हैं पैटर्न की, हमारी डिफेंस एक्सरसाइजेज पे थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं, जैसे हम आईएनएस की पिछले हमने क्लासेस में बात करी, ठीक है, एटलीस्ट जो न्यूज में है आप वो पढ़ के जाएं फॉर जीएसआई एग्जाम स्पेसिफिकली, ठीक है। न्यूज़पेपर में आपको जो डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ दिख रही है, आप वो एटलीस्ट कवर करके जाएँ। देयर इज़ हाई चांस, क्योंकि आप आसपास के अगर दूसरे यूपीएससी के पेपर्स देखेंगे, तो वहाँ पे डिफेंस के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछने लग गए हैं। तो देयर इज़ अ हाई चांस कि वो जीएसआई में भी इसको इंक्लूड करें। तो आप एटलीस्ट ये सारे क्वेश्चंस को थोड़ा-सा देख के जाइएगा। मालाबार एक्सरसाइज करते हैं हम नेवी के साथ, बट फन फैक्ट इज़ पहले ये इंडिया और यूएसए के साथ होती थी, बट अब इसको क्वाड नेशंस साथ में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे क्वाड्स के नेशंस हैं वो साथ में इसको परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज भी हैं जो आपको याद रखनी चाहिए फॉर योर अपकमिंग पेपर, ठीक है। बाकी ये जो डिफेंस स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन था, ये हुआ था आपका 12th एशियन डिफेंस मिनिस्ट्रल मीटिंग में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ADMM+ भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मीटिंग हुई कहाँ थी? आपको पता ही है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये हुई थी, दिस वाज 12th, अगर आप इसका नंबर देखें तो ये 12th मीटिंग थी अभी तक की, एंड इट वाज कंडक्टेड इन कुआलालंपुर। कुआलालंपुर, मलेशिया, ठीक है। मलेशिया में कुआलालंपुर जगह है, ठीक है। तो आप, अगर आप सीरियस हैं तैयारी को लेके, तो आप इसका जो मैप पे कहाँ कुआलालंपुर पड़ता है, ठीक है, एक बार आप, जैसे कि आप पढ़ते भी हैं एटलस या वर्ल्ड ज्योग्राफी, जब आप पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने साथ एटलस लीजिए, ठीक है। और जो भी आपको जगह दिख रही है न्यूज़पेपर में, ठीक है, कोई भी अगर ऐसी, जैसे कुआलालंपुर की हम बात कर रहे हैं, मलेशिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अराउंड कंट्रीज कौन कौन सी है, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, कौन कौन सी कंट्रीज उसके साथ बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। तो ये सारी आपको लोकेशंस जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, खैर, मूविंग अहेड, ये आप होमवर्क की तरह आप इसको देख सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे कुछ और भी कंटेंट ऐड किया है जो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। जस्ट गिव इट अ गुड रीड, बाकी जो मेन कंटेंट था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। Now, the third international organization which was in news this week was ब्रिक्स। ब्रिक्स के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, राइट। सो इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं अपनी पहली वाली क्लासेस में भी, राइट। ब्रिक्स, और दूसरा था हमारा स्विफ्ट। नाउ स्विफ्ट इज नॉट अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पहले स्विफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं। स्विफ्ट क्या है? एक सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट बैंक, इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। बेसिकली आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने कभी रेजर पे से ट्रांजैक्शन किया है किसी भी जगह पे, चाहे वो आपकी कंपनी का सैलरी डिडक्शन हो सकता है, या आप किसी को पैसे भेज सकते हैं, अगर आपने कभी भी रेजर पे इस्तेमाल किया हो, तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि वो एक मैसेज भेजता है, ठीक है, कि आपके अकाउंट से, या दिस पर्सन हैज सेंड यू दिस मच अमाउंट इन योर अकाउंट, ठीक है, ऐसा एक मैसेज आता है। स्विफ्ट बेसिकली वैसा ही है। जब हम क्रॉस बॉर्डर पैसा जो है वो ट्रांसफर करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, बेसिकली जब हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो स्विफ्ट क्या है? एक मैसेजिंग सिस्टम है, ठीक है। ये ए बैंक से अगर आपने पैसा ट्रांसफर किया किसी दूसरी कंट्री के बी बैंक को, तो ये क्या करता है? इस बैंक को पहले एक एनक्रिप्टेड मैसेज देता है, जिससे पता चल जाता है कि ए बैंक वांट्स टू सेंड यू दिस मच अमाउंट।
राइट। सो बेसिकली एक मैसेजिंग सिस्टम है जो प्रोमिनेंटली यूज किया जाता है वेस्टर्न साइड में, ठीक है, वेस्टर्न ग्लोब में, एंड मोर स्पेसिफिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वेस्टर्न रीजन्स में, राइट। अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखें, ठीक है, यहाँ पे यूएस डॉलर का डोमिनेंस तो हमें हर जगह दिखता ही है, तो यहाँ स्विफ्ट में भी यूएस डॉलर डोमिनेंस रहता है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा फॉर द पेपर, इट डज नॉट ट्रांसफर एक्चुअल मनी, ठीक है, ये सिर्फ एक स्टैंडर्डाइज मैसेज ट्रांसफर करता है, ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा केयरफुली, दैट इट डज नॉट एक्चुअली ट्रांसफर द मनी, बट ये एक मैसेज, एक स्टैंडर्डाइज मैसेज जो है वो दूसरे बैंक को भेजता है, ठीक है। सो यहाँ पे यूएस डॉलर का डोमिनेंस हमें ज्यादातर देखने के लिए मिलता है। वेस्टर्न नेशंस जो है इसको एक टूल की तरह भी उसमें लेते हैं, फंक्शन करते हैं टू इम्पोज सैंक्शन। जैसे रशिया के साथ हमने देखा ही 2022 में ही रशिया के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगा दिए गए थे, ठीक है। सो इसकी डोमिनेंसी को कम करने के लिए व्हाट ब्रिक्स हैव डन इज, आप जानते ही हैं ब्रिक्स को बनाया इसलिए गया था कि ग्लोबल साउथ में या डेवलपिंग नेशंस जो है उनको एक वॉइस मिल सके, एक प्लेटफॉर्म मिल सके, ठीक है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, सेम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज, मतलब नॉट सिमिलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एपेक आपने देखा कि एक रीजनल फोरम है कि पैसिफिक और एशियन कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म मिल सके फॉर फ्री एंड ओपन ट्रेड। वैसे ब्रिक्स जो है वो मेक श्योर करता है कि जो डेवलपिंग नेशंस है, राइट, ग्लोबल साउथ में जो है वो पावर आए रादर देन वेस्टर्न और नॉर्दर्न रीजन, राइट। सो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स ने स्विफ्ट की तरह ही एक पेमेंट सिस्टम बनाया है जिसे बोलते हैं ब्रिक्स पे, right, initiated by BRICS nation Brazil, Russia, India, China, and South Africa, aims to create an alternative payment system independent of SWIFT and US dollar. It promote local currency settlements and digital payment platforms, जैसे कि इंडिया का यूपीआई हो गया, ठीक है, ब्राजील का भी बिल्डिंग, ब्राजील का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा BPTF, ठीक है। तो पेमेंट टास्क फोर्स भी है, ब्राजील पेमेंट टास्क फोर्स जो इसमें मदद कर रही है ब्रिक्स पे बनाने में, ठीक है। खैर, मोर ओवर ये डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को भी प्रमोट करता है, लोकल करेंसी के अपलिफ्टमेंट के लिए भी हेल्प करता है अमंग मेंबर्स, ठीक है, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन वेस्टर्न फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। वेस्टर्न फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको थोड़ा सा रिलीफ देता है, ठीक है। मोर ओवर इम्पोर्टेंट क्या है, इफ यू हैव टाइम तो आप इस आर्टिकल को गो थ्रू कर सकते हैं। इट्स वेरी नाइस, इट विल गिव यू द पिक्चर कि कैसे जो वेस्टर्न डोमिनेंसी है और ब्रिक्स जो है वो पावर के लिए जो है वो फंक्शन कर रहे हैं अभी रिसेंटली, रिसेंट करंट सिनेरियो में, ठीक है। ऑल्सो आपको थोड़ा बहुत एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं यहाँ से, ठीक है, जैसे ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स क्या है एंड ऑल। तो अगर इफ यू हैव एनी इंटरेस्ट कि आपको करंट अफेयर्स में बहुत इंटरेस्ट है तो आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा। मोर ओवर जो आपके पेपर के लिए रेलिवेंट था हमने वो यहाँ डिस्कस कर लिया। एंड डोंट वरी, जितनी भी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जितने भी ये फंक्शन है जैसे स्विफ्ट हो गया, ब्रिक्स हो गया, इनके जो करंट स्टेटस है, ठीक है, क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इनके ऊपर हम एक सेपरेट क्लास रखेंगे जिसमें हम सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को क्लियरली क्यों बने थे, क्या मोटिव था, क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, व्हाट आर द मेजर अचीवमेंट्स, और इन फ्यूचर क्या प्लानिंग है, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। तो वो क्लास आई गेस सफिशिएंट होगी आपके सारे डाउट्स को लेके, ठीक है, चाहे वो ब्रिक्स पे हो चाहे स्विफ्ट हो। बट फॉर बेसिक इन्फो, अगर बाय एनी चांस आप उन क्लासेस को फॉलो नहीं कर पाते हैं तो आपके पास एटलीस्ट ये आइडिया हो कि ब्रिक्स पे किससे एसोसिएटेड है या किसको काउंटर करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, या स्विफ्ट क्या काम करता है। मूविंग अहेड, ध्यान रखिएगा जो इंडियन रेलवे है इसने क्या करा है, दे आर डिसाइडेड टू सपोर्ट एंड प्रमोट, आभार ऑनलाइन स्टोर, राइट। सो देयर इज दिस आभार ऑनलाइन स्टोर, और बेसिकली एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे इंडिजीनियसली मेड जो क्राफ्ट है, क्राफ्ट गुड्स हैं वो सेल होंगे, एंड इट विल बी होस्टेड ऑन
गवर्नमेंट ई मार्केट, ठीक है, जिसे हम सॉरी ये थोड़ा सा, गवर्नमेंट ई मार्केट, ठीक है। तो ये ऑनलाइन स्टोर है जो गवर्नमेंट जिसे होस्ट करेगी, गवर्नमेंट ई मार्केट होस्ट करेगा। एंड इसमें एम्पोरियम्स भी बहुत सारे इंक्लूडेड हैं, जैसे कि आपका सेंट्रल, कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये इसका एक एम्पोरियम है। एक आपका, इसमें आप पढ़ेंगे आर्टिकल तो आपको पता चलेगा, खादी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, ठीक है। स्टेट हैंडक्राफ्ट एंड हैंडलूम एम्पोरियम भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एम्पोरियम्स हैं इनके। साथ ही साथ ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेसिकली बनाया किस लिए गया है, पेपर में आपसे डायरेक्टली पूछेगा, आभार इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये जो हमारे ट्राइब्स के जो इंडिजिनियसली आइटम वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ट्राइबल ग्रुप्स जो प्रोड्यूस करते हैं, हैंडलूम वीवर्स जो होते हैं, और ऑल्सो प्रोडक्ट फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है हमारा, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो हमारा एम्बिट है, उसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो भी सेल होंगे, प्लस जीआई टैग जिन प्रोडक्ट्स को मिल रखा है वो भी यहाँ पे इस आभार पोर्टल पे सेल होगा, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा आसान करने के लिए छोटा एक शॉर्ट नोट दे देता हूँ कि क्या क्या सेल होगा यहाँ पे। फर्स्ट है एक हैंडीक्राफ्ट आइटम्स मेड बाय इंडिजीनियस ट्राइब, मेड बाय ट्राइब, ठीक है। दूसरा होगा हैंडलूम प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, वो भी जो हमारे ट्राइब्स वीवर्स होते हैं, ठीक है, हैंडलूम वीवर्स होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा आपको यहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो हमारा एम्बिट है उसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, प्लस आपको थर्ड आपको याद रखना है, जीआई टैग्स वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपको इस आभार स्टोर पे देखने के लिए मिलेंगे, विच इंडियन रेलवे इज ट्राइंग टू प्रमोट एंड सपोर्ट, ठीक है। तो इंडियन रेलवे जो है इसको प्रमोट और सपोर्ट कर रहा है। तो आपसे डायरेक्टली पेपर में क्या पूछा जाएगा, आभार इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, राइट। मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, वैसी रेलवे का भी हमारे पास एक वो है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, जिसे हम SOSOP कहते हैं। क्या है इसका फुल फॉर्म, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। तो जो भी वहाँ पे, जिस भी स्टेशन पे आपकी ट्रेन जाती है, तो वहाँ पे उस अराउंड सराउंड में क्या यूनिकनेस है, क्या क्राफ्ट है, क्या गैस्ट्रोनॉमी का कोई अगर ऐसा स्टाइल का कुछ फूड है, तो वो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, राइट। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। बस आभार आपको याद रखना है कि आभार है क्या, ठीक है। स्कीम से इसको एसोसिएट मत कर लीजिएगा, इट इज अ ऑनलाइन स्टोर, राइट। मूविंग अहेड, बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ इज नाउ इन द लिस्ट ऑफ क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, राइट। लखनऊ जो है, अब जैसे आपको पता ही है, यूनेस्को जो है वो उसकी एक क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है जिसे हम UCCN बोलते हैं। अच्छा, यूनेस्को का कोई अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए, इट इज इन पेरिस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए हेडक्वार्टर्स लखनऊ का, वो यूनेस्को का, राइट। सो लखनऊ अभी ऐड किया गया है, जैसे कि आप जानते ही है कि लखनऊ का जो फूडिंग कल्चर है बहुत ही यूनिक है, ठीक है। आपने नाम सुना ही होगा, टुंडे कबाब, गलाउटी कबाब, राइट। सो दीज वर वेरी फेमस इन लखनऊ, तो इसकी वजह से ही इसको किस में ऐड किया गया है, क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में, जो रन करता है यूनेस्को। लॉन्च कब हुआ था ये, UCCN 2004 में, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, राइट।
to promote cooperation among cities that recognize creativity as strategic factor for sustainable urban development. अब ये कैसे हो सकता है? क्रिएटिविटी को आप सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट से कैसे जोड़ सकते हैं? तो जैसे कि आपको पता ही है कि किसी भी सिटी में जाते हैं, अगर वहाँ के किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल रखा है, अगर मैं लखनऊ की बात करता हूँ, जैसे अगर मैं टुंडे कबाब की बात करता हूँ, राइट? सो आपको पता है इसकी वजह से क्या होता है? टूरिज्म बहुत अफेक्ट होता है इस सिटी का। और अब ये एक क्रिएटिविटी है इसी सिटी का, ठीक है, लखनऊ का, राइट? सो अ, इसकी वजह से इनके टूरिज्म पे बहुत इफेक्ट आता है। टूरिज्म जो है वो डायरेक्टली डिफ्लेक्ट होता है आपकी इकोनॉमी में, ठीक है? जितना अच्छा आपका टूरिज्म होगा सिटी का, जितना अच्छा स्टेट का टूरिज्म होगा, उतना आप जो है आपकी जो स्टेट की इकोनॉमी है, सिटी की इकोनॉमी है, वो फ्लरिश करेगी। इसका दूसरा एग्जांपल आप उत्तराखंड भी देख सकते हैं कि कैसे टूरिज्म जो है वो अफेक्ट करता है किसी भी इकोनॉमी को, राइट? सो और तो सिमिलरली यूनेस्को भी क्या करता है, ऐसी डेजिग्नेट करता है सिटीज को, एक नेटवर्क है जहाँ पे ऐसी क्रिएटिविटी को एक्नॉलेज किया जाता है और देखा जाता है, राइट? सो इट कवर्स 7 क्रिएटिव फील्ड्स। जो यूनेस्को की जो ये फील्ड्स है, क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की, जो जहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, जैसे लखनऊ को रिकॉग्नाइज किया गया है, तो ऐसी यूसीसीएन में 7 फील्ड्स है जिन पे ध्यान दिया जाता है। सबसे पहली है क्राफ्ट, फोक आर्ट। अच्छा, ये पेपर में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है तो इसलिए लिख लीजिएगा, ठीक है? क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी जिसमें लखनऊ को मिला ही है, लिटरेचर, मीडिया, आर्ट एंड म्यूजिक, ठीक है? एज ऑफ 2025 की अगर मैं बात करूं तो 350 सिटीज हैं और मोर देन 100 कंट्रीज हैं जो इस यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का पार्ट है। इंडिया में भी काफी सारी सिटीज हैं, जैसे जयपुर हो गया, वाराणसी हो गया, चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, श्रीनगर हो गया, ग्वालियर हो गया, जो लास्ट टाइम बहुत ज्यादा न्यूज में भी था और पेपर में भी पूछा गया था, ठीक है? सो नॉट इन जीएसआई, बट हाँ, जो दूसरे यूपीएससी के पेपर्स हैं उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है, काफी पेपर्स में। तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क? तो आपको पता होना चाहिए, जयपुर है क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के लिए, वाराणसी है म्यूजिक के लिए, चेन्नई भी म्यूजिक के लिए है, हैदराबाद सिमिलर टू लखनऊ, राइट, गेस्ट्रोनॉमी के लिए है, मुंबई जो है वो फिल्म्स के लिए है, राइट, श्रीनगर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, और म्यूजिक के लिए ग्वालियर को लास्ट ईयर मिला था, ठीक है? UNESCO foster international cooperation, culture diversity, and sustainable development aligned with UN Agenda 2030, right? तो जैसे कि आप जानते ही है, UN 30 का जो एजेंडा है, ठीक है? तो अगर मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा स्पेस है हमारे पास, तो यूएन का जो एजेंडा है 2030 का, ये एजेंडा बेसिकली क्या है? एक एक्शन प्लान है अडॉप्टेड बाय 193 कंट्रीज, ठीक है? यूएन मेंबर्स भी जो है 193 मेंबर्स इन 2015, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, 2015 में ये एजेंडा जो है 193 कंट्रीज ने, यूएन मेंबर्स ने अडॉप्ट किया था 2015 में, टू गाइड वर्ल्ड टुवर्ड्स पीस, प्रोस्पेरिटी एंड इन्वायरमेंटल सस्टेबिलिटी बाय 2030, ठीक है? पीस हो, प्रोस्पेरिटी हो, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी हो 2030 तक, जिसमें इट बिल्ड अराउंड 17 SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। 17 जो है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, एटलीस्ट आपको नाम पता होना चाहिए अगर आप पूरे ना पता कर पाए, जिसमें नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, ठीक है? अगर मैं कुछ के नाम यहाँ पे लिखूं, पॉवर्टी, जीरो हंगर है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, ठीक है? क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन है, जेंडर इक्वालिटी है, ठीक है? क्लीन वाटर, सैनिटाइजेशन, और
रिड्यूस इनइक्वालिटी भी एक इसका एसडीजी गोल है। एंड लाइफ बिलो वाटर बहुत फेमस है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, लाइफ बिलो वाटर। मैं इसी क्लास के नीचे कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक अटैचमेंट दे दूं जिसमें आपको 17 एसजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, एसडीजीज, वो लिखे हुए होंगे, ठीक है, तो उनको एक बार रीड कर लीजिएगा, गो थ्रू देम। बस गिव इट अ गुड रीड, ठीक है, ताकि अगर आपसे पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस डी, तो आपको एटलीस्ट पता हो, ठीक है, कुछ मैंने यहाँ पे आपको नेम कर ही दिए, ठीक है। पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, मतलब इन जनरल आप वैसे तो आइडिया लगा ही लेंगे, बट ठीक है, सारे ही पॉजिटिव हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है फोर ऑप्शन में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2030 एजेंडा आपको समझ आया। इट एनकरेज नॉलेज शेयरिंग एंड कल्चर इनोवेशन टू एनहांस द अर्बन रेजिलियंस क्रिएटिव इकोनॉमीज। तो याद रखिएगा, लखनऊ जो है अभी रिसेंटली क्या हुआ है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का पार्ट बना है, राइट। मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं सेंसस सेल्फ एम्यूनरेशन ट्रायल रन टू बिगिन टुडे, राइट। सो बेसिकली जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ ट्रायल सिस्टम, ठीक है, ट्रायल रन टेस्ट, ये प्री टेस्ट भी आप इसे मान सकते हैं, फ्रॉम मंडे, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें बेसिकली कर क्या रहेगा गवर्नमेंट, सिटीजन विल बी एबल टू फिल सेंसस, जो 2027 का जो सेंसस होना है, ठीक है, आपको पता है 2027 में डेजिग्नेटेड है सेंसस। लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, ठीक है। फिर हर 10 साल में होना होता है सेंसस, आपको पता ही है, एवरी 10 ईयर्स होना होता है, बट ठीक है, थोड़ा डिले हुआ, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि 1 मार्च से जो है स्टार्ट हो जाएगा सेंसस होना। सेंसस क्यों इंपॉर्टेंट है? डिलिमिटेशन, पहला तो ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको ऑल्टर किया जा सके, पार्लियामेंट में, विधानसभा में सीट्स का जो प्रपोर्शन है उसको चेंज किया जा सके, अकॉर्डिंग टू सेंसस वो चेंज होता है, ठीक है, तो आपका रिप्रेजेंटेशन चेंज होगा, इट विल इफेक्ट ऑन द पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। तो सपोज किसी एरिया का पॉपुलेशन कम है, उसको एक सीट दे रखी है, बट आफ्टर 10 ईयर्स यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा हो जाता है, तो उसको सीट्स, 2 सीट्स का रिप्रेजेंटेशन देना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ के जो 2 एमएलए हैं, दे हैव मोर वॉइस, ठीक है, इन पार्लियामेंट, तो वो पॉलिसीज जो है वो आपके एरिया के के बेटरमेंट के लिए ही डिफाइन की जाएगी, तो डिलिमिटेशन तो पहला ही इसका इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। एंड देर आर मैनी फैक्टर्स इन विच सेंसेस आर यूज, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। ऑल्सो एक पॉपुलेशन एस्टिमेशन हमें भी मिलता है कि हमारे कंट्री में कितना पॉपुलेशन हो चुका है, कितने रिसोर्सेज बचे हैं, सो सेंसस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हर 10 साल में होना चाहिए, बट अगेन डिले की वजह से अब 2027 में होना है, तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने फर्स्ट डिजिटल सेंसस ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें जो आपका सेंसस फॉर्म होगा, ठीक है, सेंसस फॉर्म होगा, उसे आप डिजिटली भर पाएंगे ऑन अ पोर्टल और अ मोबाइल ऐप, इंस्टेड एन एन्यूमरेटर फिलिंग इट, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भरने से बजाय आप खुद उसको फिल कर पाएंगे मोबाइल पे या किसी ऑनलाइन पोर्टल पे, जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। स्टार्ट होगा ये 1 नवंबर से, और जिसमें एम्यूनेटर्स आएंगे, विजिट करेंगे सिलेक्टेड एरिया में, और वहां पे इस ऐप को या पोर्टल को इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर 10 to 38 नवंबर हमें देखने के लिए मिलेगा कि ये सक्सेसफुल रन करा भी है कि नहीं, ठीक है। इसमें ऑनलाइन मोड होगा, सेल्फ एन्यूमरेटर्स होंगे, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा। नो, दिस इज द फर्स्ट डिजिटल सेंसस ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट सेंसस कब हुआ था इंडिया में, ये आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, 1872, ठीक है, किसने करवाया था, लॉर्ड मायो, ठीक है। ऑल इंडिया की बात करें, ऑल इंडिया की बात करें तो 1880s के अराउंड लॉर्ड रिपन या रिपॉन, ठीक है, इन्होंने, ये भी वाइस रॉय थे,
इन्होंने क्या करा था, ऑल इंडिया जो था हमारा सेंसस कंडक्ट करवाया था। जब ऑल इंडिया की बात करें तो रिपॉन की याद रखिएगा, पहला सेंसस की अगर बात करें तो लॉर्ड मायो ने इसको कंडक्ट करवाया था 1872 में, ठीक है, जो वाइस रॉय थे। बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपने कभी देखा हो जनगणना होते हुए, ठीक है, जनगणना भी बोलते हैं इसे, तो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, कौन सी बिल्डिंग में रहते हैं, किस टाइप का मटेरियल है बिल्डिंग का, ठीक है, कौन से फ्लोर पे रहते हैं, वाटर सोर्स क्या है, ठीक है, लाइटनिंग सोर्स क्या है, बिजली कहाँ से आती है, राइट, और फ्यूल कौन सा यूज करते हैं, फ्यूल कुकिंग में, ठीक है, मेजोरिटी में कुकिंग का फ्यूल पूछा जाता है। और एक्सेस टू डिवाइसेस है कि नहीं है, सीरियल क्या क्या खाना खाते हैं, किस टाइप का खाना आप लोग कंज्यूम करते हैं, ये सारी चीजें जो है वो एक सेंसस में पूछी जाती है। तो दिस विल बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, बट ये न्यूज जो है अभी मैच्योर होगी, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ न्यूज। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंसस के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिजिटलाइज कर रही है, ठीक है। एआई का इंक्लूजन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अराउंड जितने भी डेवलपमेंट होंगे न्यूज के अराउंड, वो हम कवर करते रहेंगे अपने आने वाले पार्ट्स में, ठीक है। तो आप देख ही रहे हैं, नवंबर 1 से ये स्टार्ट होगा, राइट। मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं। मैनुअल फेडरिक, जो हमारे हॉकी के गोलकीपर थे, इंडियन हॉकी टीम के जो गोलकीपर थे, 1972 में जो ओलंपिक हुआ था, जहाँ पे इंडिया को ब्रोंज मिला था, राइट। सो इन्होंने, ही वाज द गोलकीपर बैक देन, तो ही पास्ड अवे, ये हम इन्हें खो चुके हैं, राइट। फर्स्ट मलयाली केरलाइट टू विन ओलंपिक मेडल है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ही पास्ड एट द एज ऑफ 78, ठीक है। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, मैनुअल फेडरिक विच वाज रिसेंटली न्यूज या विच रिसेंटली पास्ड इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जस्ट अ वन लाइनर, एक वन लाइनर न्यूज है, राइट। ऑल्सो इसमें आप ये ध्यान दे सकते हैं कि म्यूनिक ओलंपिक्स जो है, ये हमने किसके अगेंस्ट खेले थे, जो हमारा ब्रोंज मेडल आया, जिसमें थर्ड प्लेस हमने सिक्योर करी है, वो किसके अगेंस्ट करी है, राइट। ऑल्सो ओलंपिक्स, आने वाले ओलंपिक्स कहाँ होने वाले हैं, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, राइट। मूविंग अहेड, अगेन एन इम्पॉर्टेंट न्यूज, ठीक है, ये एक डिस्प्यूट के ऊपर है, जो कि कैरिबियन सी के अराउंड हो रही है, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो बिल्डअप कर रहे हैं कैरिबियन सी में, बिकॉज ऑफ वेनेजुला, जो वेनेजुला के निकोलस मार्डोरो है, मार्डरो, ये एक्यूज है ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए, ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलाने के लिए, और क्रिमिनल कार्टल्स को सपोर्ट करने के लिए, डिस्टेबलाइजिंग वेस्टर्न हेमिस्फीयर। बेसिकली जो वेनेजुला है, दे इट हैज टाइज विद रशिया, चाइना, ईरान, जो कि बिल्कुल अगेंस्ट है यूएसए के। तो यूएसए डजंट वांट हिज बैकडोर ओपन फॉर रशिया, चाइना, ईरान, तो इसलिए आप यहाँ पे जो है आपको प्रोटेस्ट देखने के लिए भी मिल रहा है। साथ ही साथ इस न्यूज से आपको याद रखना है, नोबेल पीस प्राइज 2025 किसे दिया गया है, मारिया मचादो, ठीक है, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, लेट मी करेक्ट इट फर्स्ट। सो स्पेलिंग तो यही है, राइट, मारिया मचादो, जो यहाँ पे क्या थी, अपोजिशन लीडर आप मान सकते हैं, एक एक्टिविस्ट है, जो बहुत टाइम से निकोलस, जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वेनेजुला के, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है, तो इनको क्या मिला है, नोबेल पीस प्राइज। तो ये याद रखिएगा, मारिया कॉर्निया मचादो इनका पूरा नाम है, अच्छा, तो ठीक है। सो बट फॉर द पेपर आपको थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, कहीं भी आपको लगता है कि हाँ, किसी प्लेस का नाम आपको नहीं पता है मैप पे, वर्ल्ड मैप पे, तो आप उसको एटलीस्ट लोकेट करिए, और उसके अराउंड जितनी भी कंट्रीज हैं उनको कोशिश करिए कि आप उनको तभी मार्क कर ले, ठीक है। सिट विद योर एटलीस्ट, जितना भी आप हो सकता है वर्ल्ड मैप को बार बार देखिए, ऐसे ही आपका जो वर्ल्ड मैपिंग है वो स्ट्रांग हो गई, राइट।
दिस इज द बेसिक्स। इसके साथ अ, जैसे कि हम क्लास करते ही हैं वर्ल्ड मैप की, पिछले साल भी करी थी, तो उसमें भी डिस्कस की क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कैरेबियन सी की अगर मैं बात करूं तो वेनेजुला, आपको ये जो वी शेप का आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है, दिस इज वेनेजुला। इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑयल, तेल बहुत है, ठीक है। सो ऑयल का अट्रैक्शन तो हर जगह हर कंट्री में बना ही रहता है, ठीक है। तो वेनेजुला इज प्रोमिनेंट इन ऑयल एक्सपोर्टिंग, ठीक है। तो ऑयल के रिजर्व्स यहाँ पे बहुत ज्यादा है, राइट। ऑल्सो इसके एडजेसेंट आपको यहाँ पे कोलंबिया देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं फिजिकल फीचर्स की बात करूँ तो फिजिकल फीचर्स में आपको एक रिवर यहाँ की याद रखनी चाहिए, ओरी, ओरी नोको रिवर, ओरिनोको रिवर, ठीक है, बहुत फेमस रिवर है वेनेजुला की। साथ ही साथ आप याद रखेंगे एंजल्स फॉल, यही पड़ता है, ठीक है। और इसके एडजेसेंट कौन कौन सी कंट्रीज है ये भी आपको पता होना चाहिए, किसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। तो वेनेजुला बॉर्डर शेयर करता है किस किस के साथ, गुआना के साथ। तो ये आप ये जो देख रहे हैं कंट्री गुआना, अगर आप यहाँ देख पाए तो, ठीक है। गुआना, कोलंबिया, ठीक है, ब्राजील, यहाँ पे अभी कोप 30 होने वाला है, ठीक है, कोप 30, याद रखिएगा, ब्राजील में ठंड हो रहा है, ठीक है। इन सब के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है, इन तीन कंट्रीज के साथ। साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या है, पनामा भी आपको पता होना चाहिए, ये जो आप छोटा सा लिंक देख रहे हैं, ठीक है, पनामा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोस्टा रिका, इसके ऊपर कोस्टा रिका है। तो बेसिकली आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि आइडिया की कैरिबियन सी है कहाँ। बाकी हम इसको डिटेल में तो अपनी वर्ल्ड क्लास में, वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में करते हैं, ठीक है। सो आई गेस आप इसको थोड़ा सा लिख लेंगे, राइट। बाकी एसएच, अगर कोई आपसे बोलता है लैंडलॉक कंट्री है तो इसको ऑब्वियसली आप टिक नहीं करेंगे, ऊपर आपको कैरिबियन सी देखने के लिए मिलता ही है। और दूसरा यहाँ पे एटलांटिक ओशन से भी इसका, ये जो एटलांटिक ओशन है आपका एस शेप का, यहाँ से भी इसका एक्सेस है, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसरो लॉन्चेस GSAT-7R, इंडियाज हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है, हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करी है GSAT-7R। GSAT-7R जैसे कि हम देख सकते हैं, इसको हम CMS-03 मिशन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या इट इज एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट डिजाइन स्पेशली फॉर नेवी, ठीक है। तो ये जो सैटेलाइट है ये किसके लिए डिजाइन की गई है, नेवी के लिए डिजाइन की गई है। कैसी सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये कहाँ अपना एक्सेस देगी, इंडियन ओशन रीजन में, ठीक है। पूरा यहाँ पे जितना भी आपका इंडियन ओशन रीजन है उसको ये अच्छे से मॉनिटर करके इंडियन नेवी को कम्युनिकेशंस जो है यहाँ पे अच्छे से दिखेंगे, ठीक है। लॉन्चेस फ्रॉम श्री हरिकोटा, ठीक है। रॉकेट कौन सा यूज हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, LVM-3, ठीक है, इसको बाहुबली भी बोला जाता है, राइट। सो अप्रोक्सीमेटली कितनी हैवी सैटेलाइट थी ये, 4400 kg की ये सैटेलाइट थी, जिसे आपको जिसे इस रॉकेट ने आपके GTO, जिसे हम जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर ऑर्बिट बोलते हैं, वहां तक पहुंचा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा, यही रॉकेट किसके लिए यूज हुआ था, चंद्रयान 3 के लिए, ठीक है। चंद्रयान 3 के लिए उसको भी इसी ने ही लॉन्च किया था, राइट। सो ये रॉकेट बहुत ही प्रोमिनेंट है हैवी सैटेलाइट्स के लिए। अच्छा, ये जो GSAT सीरीज है, ये पहला रॉकेट नहीं, मतलब पहली सैटेलाइट नहीं है जो कम्युनिकेशन के लिए भेजी गई है। GSAT सीरीज जो है बहुत ही रिलायबल सैटेलाइट का सेट है जो इसरो के पास है। सबसे पहली जो सैटेलाइट थी कम्युनिकेशन के लिए नेवी की, उसका नाम था GSAT-7, GSAT-7 रुकमनी,
दिस वाज द फर्स्ट डेडिकेटेड कम्युनिकेशन सैटेलाइट 2013 में इसको लॉन्च किया था 2013 में, राइट। और इसी के रिप्लेसमेंट में ये जो आप सैटेलाइट देख रहे हैं GSAT-7R, इसके रिप्लेसमेंट में इसको भेजा गया है, ठीक है। तो और भी जीसैट के और भी वेरिएंट है, जैसे अगर मैं GSAT 7A की बात करूं तो GSAT 7A जो है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है किसके लिए? एयरफोर्स, एयरफोर्स प्लस आर्मी, ठीक है। 2018 में इसको लॉन्च किया था, 2018 में लॉन्च किया था, ठीक है। और भी है, अगर आपको याद हो 7B, मैं यहाँ जी सेट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आप बाय डिफॉल्ट मान लीजिएगा। 7B की बात करूँ तो सिर्फ आर्मी के लिए है, ठीक है। और फिर 7R तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और रुकमनी याद रखिएगा, रुकमनी इंपॉर्टेंट है। इट इज द फर्स्ट डेडिकेटेड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो जी सेट जो है ये बहुत ही पुराना जो हमारा कम्युनिकेशन रिलाय करता है इन सैटेलाइट्स पे, ठीक है। श्रीहरिकोटा जो था इसका लॉन्चिंग पैड था, ठीक है। M5 है, मिशन 5 है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट जो थी आर्यभट्टा 1975 में लॉन्च की गई थी। फर्स्ट लूनर मिशन जो इंडिया का था वो चंद्रयान फर्स्ट 2008 में हमने लॉन्च किया था। चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड में क्या डिफरेंस था ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सो आई सजेस्ट कि आप उस क्लास को देख लें तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट मार्स मिशन जो था मंगलयान 2013 में इसको लॉन्च किया गया। फर्स्ट सन मिशन आदित्य L1, राइट। अगर पहली सॉफ्ट लैंडिंग की बात करें, चंद्रयान 3 ने करी है सॉफ्ट लैंडिंग। अपकमिंग ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कौन सी है? हमारी गगनयान, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। गंग, गंगायान, राइट। और एक है हमारा जॉइंट इंडिया और यूएस मिशन, जिसे हम बोलते हैं निसार 2025। इसके ऊपर भी अपडेट है एक्चुअली। जो निसार की सैटेलाइट थी वो ऑपरेशनल हो जाएगी 7 नवंबर से, जब हम ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। निसार इज द फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन जॉइंटली डेवलप्ड बाय नासा एंड इसरो। आपको याद क्या रखना है इसमें? एक तो ये GSLV रॉकेट इसमें अगेन यूज किया गया, और यहाँ पे डुअल रेडार सिस्टम था, एक एल बैंड नासा का और एक एस बैंड इसरो में, ठीक है। निसार कैन मॉनिटर मोस्ट ऑफ द प्लैनेट एंड आइस सरफेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लैंड सरफेस तो करता ही है, वाटर सरफेस पेपर में लिखा हुआ आ जाएगा, राइट। सो आपको याद रखना है दिस इज आइस सरफेस ट्वाइस एवरी 12 डेज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, निसार इसका मिशन है। इट इज अ जॉइंट मिशन ऑफ नासा एंड इसरो, राइट। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड। Experts joined hands for Ramsar site tag for wetland in Assam Sanctuary. राइट। सो यहाँ पे दो वेटलैंड्स है। ये न्यूज जो बात की जा रही है, इस न्यूज में दो वेटलैंड्स की बात की जा रही है, रोमारी और डोंडुवा, रोमारी और डोंडुवा, ठीक है। ये दो वेटलैंड्स जो है कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्रिएट करती हैं आसाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। आसाम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है लाव होवा, ठीक है, जहाँ पे आपको ये दो वेटलैंड्स का कॉम्प्लेक्स सिस्टम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। वेटलैंड्स और इम्पोर्टेंट होते हैं हमें पता है, एक तो प्यूरिफिकेशन के लिए, हमने पिछली क्लास में ही बात करी थी इसके बारे में, ठीक है। और आपका जो वाटर प्यूरिफायर नेचुरल प्यूरिफायर होता है, सैलिनिटी कंट्रोल करते हैं अगर ये आपके सी के एडजेसेंट हो, ठीक है। और काफी बायोडायवर्सिटी को भी सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो रोमारी और डोंडुआ जो वेटलैंड्स हैं जो आसाम में पड़ते हैं, ठीक है, इनको रामसर साइट टैग देने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स भी ये डिमांड कर रहे हैं कि इसको रामसर साइट टैग मिल जाए। तो आपको एक तो यहाँ की वाइल्ड लाइफ याद रखनी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखनी है। और अगर मैं रामसर साइट इंडिया में पूछूं तो अभी करेंटली कितनी है? अभी आज के टाइम पे अगर आप बात करें तो 94 है, ठीक है। 94 हो चुकी है, पहले अगर आप पढ़ रहे होंगे तो 93 थी, बट अभी रिसेंटली नवंबर में ही एक हमारी नई रामसर साइट ऐड हुई है, इसके बारे में भी बात करेंगे। बट अब आज के टाइम पे 94 रामसर साइट्स है, राइट। सो
यहाँ पे बहुत ही एक्सेप्शनली रिच वेटलैंड है स्पीशीज के मामले में। 120 स्पीशीज को सपोर्ट करता है ऑफ रेजिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स का, ठीक है। टोटल अगर आप कैलकुलेट करें, आसाम का एक और यहाँ पे वेटलैंड है जिसे बोलते हैं धीलपुर झील। ये कहाँ का वेटलैंड है? आसाम का है, ठीक है, रामसर साइट है। और एक अगर आप मणिपुर की बात करते हैं तो लोकटक लेक, ये मणिपुर में आपको देखने के लिए मिलती है। बोथ आर रामसर साइट्स। तो इस ये जितनी स्पीशीज को बायोडाइवर्सिटी को हैंडल नहीं करती, उतना ये रोमारी और डोंडवा जो है ये दोनों मिलके करती है, ठीक है। सो इसके लिए इनको क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है कि रामसर साइट में इनको, इन रामसर साइट का इनको टैग मिल जाए, ठीक है। तो रामसर साइट जैसे कि आपको पता है, इट इज अ वेटलैंड designated as one of the international importance। जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की वेटलैंड होती है उनको टैग मिलता है रामसर साइट का। ये कंजर्वेशन का एक एफर्ट है जो कि हमने लिया था 1971 में, ठीक है। 1971 में ये कंजर्वेशन एफर्ट हमने लिया था, ठीक है। ये ट्रीटी साइन करी थी हमने कहाँ पे? रामसर, ईरान में। याद रखिएगा, इराक लिख देते हैं पेपर में बार बार, ठीक है। तो ईरान में हमने इसको साइन किया था, राइट। ऑल्सो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे आपको ये दो वेटलैंड देखने के लिए मिलते हैं, लोकोवा, और एक इसके साथ ही एडजेसेंट कौन सी है? और चापोरी, राइट। तो ये दोनों जो लोकोवा और भोरा चपोरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कॉरिडोर का काम करती है बिटवीन काजीरंगा टाइगर रिजर्व एंड ओरांग नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पेपर में पूछ लेंगे। तो ये कहाँ पड़ती है आपको? आसाम में। अच्छा, हमने आसाम के नेशनल पार्क्स के बारे में तो डिस्कशन कर ही लिया है, तो वो तो आपको अच्छे से याद ही होंगे। शॉर्ट फॉर्म भी बनाया था, आर मॉन्क डी स्क्वायर, आर मॉन्क डी स्क्वायर। आर से रायमोना, ठीक है, रायमोना, मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, दिहांग एंड दिबांग, राइट। सो ये दो हमने सारे नेशनल पार्क जो थे जितने भी थे आसाम के, उनको हमने एक साथ पढ़ा था, राइट। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं इन सब के बारे में डिस्कशन किया था। अगर आपने क्लास मिस कर दी है तो आई सजेस्ट कि आप उसको देख लीजिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी रिलेवेंट इन योर अपकमिंग एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नेशनल पार्क से, या आपसे पूछ लेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। अच्छा, ये कुछ स्पीशीज है, इनको भी याद रख लीजिएगा। वैसे तो ये अगर आईयूसीएन स्टेटस देखेंगे तो लीस्ट कंसर्न या नियरली थ्रेटेंड आपको दिखाएगा। लेकिन फिर भी ये आपको स्पीशीज कहाँ मिलती है? सारी आसाम साइड में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बात करी रामसर साइट, गोगा भील जो कटिहार में है, बिहार में पड़ता है कटिहार। तो यहाँ पे आपको एक और नई रामसर साइट देखने के लिए मिल रही है। रामसर साइट मतलब एक वेटलैंड, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड देखने के लिए मिल रहा है। नाउ बिहार है 6 रामसर साइट्स, ठीक है। तो बिहार में कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं? 6 हो गई हैं। यू कैन डू वन थिंग कि आप इन सारे रामसर साइट्स को लिख सकते हैं, और यू कैन जॉइन अस ऑन दी सीरीज जहाँ पे हम रामसर साइट्स को भी डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। अभी हम नेशनल पार्क को वहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। खैर, बिहार में 6 रामसर साइट्स हैं जो कि इसको थर्ड रैंक बना देता है, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें, पहले पे आपका तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश आपको देखने के लिए मिलते हैं। ग्लोबली अगर बात करें तो इंडिया की रैंक थर्ड है, राइट। इंडिया की रैंक भी क्या है? थर्ड है। टोटल रामसर साइट्स सबसे ज्यादा आपको यूके में देखने के लिए मिलती है। आफ्टर दैट मैक्सिको में आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। रामसर कन्वेंशन वाज साइंड इन 1971 इन ईरान टू प्रोटेक्ट द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये छोटे फैक्ट्स आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए। गोगा भील को याद रखेंगे, ठीक है। गोगा भील कहाँ है? बिहार में। देख रहे हैं, क्लियर वाटर, वेजिटेशन भी है, बायोडाइवर्सिटी भी है, ठीक है। एंड वेटलैंड्स का इंपॉर्टेंस तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। उमगॉट,
उमगॉट जो है एक रिवर है, ठीक है, कहाँ पड़ती है, मेघालय में पड़ती है। रिसेंटली न्यूज में थी, क्योंकि एक तो ये बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर बनाती है, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा, इसका जो वाटर था वो इतना क्रिस्टल क्लियर था, अगर आप कोई भी इंस्टाग्राम या यूट्यूब अगर आप देखते हैं, एंड इफ यू हैव एनी इंटरेस्ट इन ट्रैवलिंग, तो आपने उमगॉट रिवर के बारे में सुना ही होगा, ठीक है। यहाँ पे कयाक्स आपको देखने के लिए मिलती है, और वाटर इतना ट्रांसपेरेंट होता है इसका कि आप बॉटम देख सकते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है, ऐसा लगता है कि जो ये आपकी कयाक है या बोट है, ये हवा में फ्लोट कर रही है, ठीक है। सो ये रिवर अभी न्यूज में इसलिए भी थी क्योंकि यहाँ पे जो रोड प्रोजेक्ट था उसकी वजह से यहाँ पे जो इसका वाटर था, अगेन इट गेट पॉल्यूटेड, मडी हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से जो टूरिस्ट अट्रैक्शन था ये सफर करने लग गया, ठीक है। सो आपको याद रखना है, मेघालय में और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत खूबसूरत जगह है मेघालय, जहाँ पे आपको लिविंग रूट ब्रिजेस देखने के लिए मिलते हैं, जो बायो इंजीनियरिंग का अपना आप में एक यूनिकनेस एक आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है, जैंतिया हिल्स में। और क्या कहते हैं, अदर आपको मेघालय में केव्स बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है, जैसे मौसमी मॉस मौसामी, राइट, एंड साइजी साइजू साइजू, राइट। आई माइट बी प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट ठीक है, आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। मौसमी एंड साइजू, ये दो केव्स है, ये बहुत ही पोटेंशियल है इनको जियो हेरिटेज साइट्स का, जिसकी वजह से फर्दर नॉमिनेशन के लिए भी मेघालय जो है वो सूटेबल है यूनेस्को के लिए, ठीक है। सो ये भी याद रखिएगा, उमगॉट रिवर याद रखिएगा। बेसिकली उमगॉट रिवर कहाँ पड़ती है, आपका वेस्टर्न जैंतिया हिल्स, गैरो खासी जैंतिया, गैरो खासी जैंतिया, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं तीनों, ठीक है। इनके अराउंड हमने नेशनल पार्क्स भी पढ़े थे, वो भी आप याद रख सकते हैं। तो उमगॉट रिवर मेघालय में है, बॉर्डर बनाती है इंडिया और बांग्लादेश का। मूविंग एड, आगे बात करते हैं। सेंटर सेज टू वोट नॉट सेम एज फ्रीडम ऑफ वोटिंग। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ये, काफी ज्यादा, बहुत लोग इसको गलत पढ़ा भी देते हैं। याद रखिएगा, आपका जो राइट टू वोट होता है, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट नहीं है राइट टू वोट, ठीक है। तो राइट टू वोट बेसिकली आपको पता ही है, अगर मैं बात करूं तो सिक्स फंडामेंटल राइट है प्रोमिनेंटली, जो कि डिवाइडेड है, ठीक है, फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, ठीक है। जिसमें से आपने काफी सारे पढ़े भी होंगे, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आपने पढ़ा होगा, राइट टू इक्वालिटी। एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। 19 से लेके 22 तक आपने पढ़ा होगा, राइट ऑफ फ्रीडम। और आर्टिकल 23 से लेके 24 आपने पढ़ा होगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट, 25 से 28 तक, 25 से 28 तक आपने पढ़ा होगा, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देन 29 से 30, 29 से 30 क्या था, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। और आपका जो आर्टिकल 32 है, जो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या है, रेमिडीज। अगेन मैं आपको याद दिला दूं, फंडामेंटल राइट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर पॉलिटी, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ के जाइएगा, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और पार्लियामेंट चैप्टर, अगर आप पॉलिटी पढ़ के जा रहे हैं तो एटलीस्ट ये तो करके जाइएगा, आपके 90% क्वेश्चंस तो यहीं से हो जाएंगे, ठीक है। बाकी हमने ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, जैसे इलेक्शन कमीशन, जिसके बहुत चांसेस हैं इस बार पेपर में आने के, ठीक है। अटॉर्नी जनरल हमने पढ़ लिया है, और कैग हमने पढ़ लिया है, कंप्यूटोरियल एंड ऑडिटर जनरल हमने पढ़ लिया है, राइट, जहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, ये हम कवर कर चुके हैं, राइट। सर खैर, मोर ओवर फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ आप रिट्स, हीबियस कॉर्पस, ऐसे नाम पढ़ते हैं जो पेपर में
वो आपको आर्टिकल 32 में देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के नाम से, ठीक है। रिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मत छोड़िएगा। तो मोर और लेस आपको देखने के लिए मिलेगा कि देर आर मेजोरिटी में आपको आर्टिकल 12 से लेके और 35 तक आपको फंडामेंटल राइट्स देखने के लिए मिलते हैं। कहीं भी वहां पे राइट टू वोट आपका फंडामेंटल राइट नहीं लिखा गया है संविधान में, राइट। राइट टू वोट जो है आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो आर्टिकल 326 पे है। सो इट इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट बेसिकली ये डिबेट अभी हमें देखने के लिए मिल रही है। फंडामेंटल राइट हो सकता है फ्रीडम ऑफ वोटिंग। राइट टू वोट और फ्रीडम ऑफ वोटिंग में बहुत डिफरेंस है। फ्रीडम ऑफ वोटिंग मतलब आप जिसे चाहें उसे वोट करें, ठीक है, आपको आप फ्री हैं। सो दिस कैन बी योर फ्रीडम ऑफ वोटिंग विच इज गारंटेड अंडर आर्टिकल 19(1). आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है यू हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस स्पीच और एक्सप्रेशन का आपको फ्रीडम है, ठीक है। तो उसी के अंडर आपको फ्रीडम ऑफ वोटिंग भी है कि आप एक अपने एक्सप्रेशन में अपनी स्पीच में आप वोट कर सकते हैं किसी के भी फेवर में, ठीक है। सो ऐसा यहाँ पे आपको कोनेशन देखने के लिए मिलता है बिटवीन राइट टू वोट एंड फ्रीडम ऑफ वोटिंग। पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। द राइट टू वोट इज ओनली अ स्टैट्यूटरी राइट conferred by आर्टिकल सेक्शन 62, ठीक है। यहाँ आर्टिकल नहीं है, सेक्शन 62 है। नाउ व्हाट इज स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरीज, हम इसके बारे में ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो वर्ड है स्टैट्यूटरी ये होता क्या है। ऑफ द अब ये इट इज ओनली अ स्टैट्यूटरी राइट जो आपका राइट टू वोट है। कहाँ मेंशन है? सेक्शन 62 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक एक्ट के अंडर सेक्शन 62 में आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ओरिजिनल संविधान में यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। राइट टू वोट वैसे आर्टिकल, अगर कोई आपसे आर्टिकल पूछे तो 326 में आपको देखने के लिए मिलेगा। फ्रीडम ऑफ वोटिंग इज अ स्पीशीज ऑफ राइट टू एक्सप्रेशन। राइट टू एक्सप्रेशन का एक स्पीशीज हो सकता है फ्रीडम ऑफ वोटिंग अंडर आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ध्यान रखिएगा कि राइट टू वोट इज नॉट योर फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो चार ऑप्शन में से कोई भी फंडामेंटल राइट अगर आपको दिखता है ऐसा कि राइट टू वोट लिखा हुआ है पेपर में, तो आप उसको गलत करके आइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कजाकिस्तान टू अनाउंस इट विल जॉइन अब्राहम अकॉर्ड सेज यूएस ऑफिशियल। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए तजाकिस्तान और कजाकिस्तान इंडिया के पास कौन सा है, राइट। सो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इनकी लोकेशंस पे। तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, राइट, पाकिस्तान और तुर्किया, राइट। सो इन सब के जो लोकेशंस हैं, अगर आप वर्ल्ड मैप देख रहे हैं तो बेटर है आप अपने साथ एटलस लेके बैठें अगेन और एक बार इन सारे प्लेसेस को आप देख लें, राइट। अब्राहम अकॉर्ड की बात करते हैं। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ एग्रीमेंट जो इसराइल और अरब जो कंट्रीज हैं, जो नेशंस हैं, उनके बीच में हुआ था 2020 में, ठीक है। तो ये तो याद रखेंगे, दिस इज द प्राइम फैक्ट जो आपको याद रखना चाहिए। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? इसराइल और काफी सारी अरब कंट्रीज जैसे यूनाइटेड यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान, मोरक्को जैसी कंट्रीज के बीच में ये अकॉर्ड एग्रीमेंट प्लेस हुआ था, ठीक है। टू नॉर्मलाइज द डिप्लोमेटिक रिलेशंस, नॉर्मलाइज करने के लिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस को। बट ये बीच में ड्यू टू पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट इसको होल्ड पे डाल दिया गया था, ठीक है। पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट आपको पता ही है, इसराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट बहुत पहले से चल रहा है, ठीक है। सो उसकी वजह से अब्राहम अकॉर्ड को जो था वो होल्ड पे डाल दिया गया था कि जब तक इनके कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं संभलते तब तक हम इसराइल के साथ कोई भी ऐसा अकॉर्ड या एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे, ठीक है। बट द अब्राहम अकॉर्ड broke this long standing pattern. Arab nations agreed to normalize relation even before the final Palestine statement. तो मतलब जो अरब nations थे अब now they are again participating in this accord टू नॉर्मलाइज द डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इसराइल। अब इससे होगा क्या? इसराइल को रिकॉग्निशन मिलता है अरब कंट्रीज का, ठीक है। रिकॉग्नाइज किया जाता है, ट्रेड सेटअप हो सकता है, फ्लाइट्स, टूरिज्म सेटअप हो सकता है, ठीक है। कनेक्टिविटी बढ़ सकती है क्योंकि अब लोग मानने लगे हैं कि हाँ इसराइल एक नेशन है। जो अरब नेशन है वो मानने लगे कि इसराइल एक नेशन है। पैलेस्टीन को थोड़ा सा यहाँ पे बुरा लगेगा ही ऑब्वियसली। सो दे व्यू इट एज अ बिट्रेल बिकॉज ऑफ द स्टेट नॉर्मलाइजिंग रिलेशन विदाउट रिजॉल्विंग द पैलेस्टीन इशू,
ठीक है, पैलेस्टीनियंस को कहा भी है पीस विदाउट जस्टिस, यहाँ पे नाम दिया गया है। बेसिकली आपको अब्राहम अकॉर्ड के बारे में पता होना चाहिए, साइन कब हुआ, कौन कौन सी मेजर कंट्रीज हैं जो उसमें एसोसिएटेड है, और अब कौन सी कंट्री यहाँ पे ऐड हो गई है, ठीक है, कजाकिस्तान। मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं। द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड आई, ठीक है, उत्तराखंड सिल्वर जुबली वाले दिन, राइट। सो ही ऑल्सो एडमायर द वर्क ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंप्रूव हुआ, हाई लिटरेसी हमें देखने के लिए मिली उत्तराखंड में, ठीक है। और जो मटेरियल और इन्फेंट जो मोर्टेलिटी थी वो भी हमें यहाँ पे कम देखने के लिए मिली, ठीक है। गवर्नेंस हाईलाइट की बात करें तो फर्स्ट वुमेन स्पीकर रितु खंडूरी यहाँ पे देखने के लिए मिली, रितु खंडूरी भूषण जी, अपॉइंटेड बाय द हाउस, ठीक है। तो जो विधानसभा है वहाँ पे रितु खंडूरी भूषण जी जो है वो एज अ फर्स्ट फीमेल स्पीकर जो है वो हमें देखने के लिए मिली। तो वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ पे इंकरेज हुआ, ऐसा मानना है। और दूसरा है पॉलिसी नोट, अगर हम बात करें तो स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 पेपर में पूछा जा चुका है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 44। कहाँ से लिया गया है ये, डीपीएसपी, ठीक है, आर्टिकल 44 याद रखिएगा। था पहले कहाँ पे, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पॉलिटी में पढ़ते हैं आप, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उत्तराखंड पहला था जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया था, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड है अभी उत्तराखंड में, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी जो है एप्रिसिएशन हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने करी, ठीक है। आगे चलते हैं। एक टर्म जो थी इन दिनों न्यूज में रही, वो थी पॉपकॉर्न ब्रेन, ठीक है। अब ये पॉपकॉर्न ब्रेन किससे एसोसिएटेड है, बेसिकली जो आप ओवर यूज या ओवर स्टिमुलेशन, जिस साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, रैपिड डिजिटल कंटेंट का आप कर रहे हैं, ठीक है, रील्स हो गया, शॉर्ट्स हो गए, शॉर्ट वीडियोस हो गई, तो ये जो आप यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से एक न्यूरो डिसऑर्डर हमें देखने के लिए मिला है जिसे हम बोलते हैं पॉपकॉर्न ब्रेन, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सस्टेन्ड अटेंशन पे अफेक्ट कर रहा है किसी भी पर्सन की। आपने काफी सारे ये रिसर्च के बारे में सुना ही होगा कि कैसे जो ये आपका सोशल मीडिया है ये इफेक्ट कर रहा है, शॉर्ट टेम्पर को प्रमोट कर रहा है, रिड्यूस टॉलरेंस फॉर स्लो टास्क का जो आपकी टॉलरेंस है उसको रिड्यूस कर दे रहा है, ठीक है। तो अगर आपको करंट अफेयर्स की ये वीडियोस थोड़ी लंबी लगने लग गई हैं तो इसमें शायद हो सकता है कि आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा है, ठीक है, टॉलरेंस थोड़ा आपका कम हो रहा है, ठीक है। खैर, मोर ओवर, जोक्स अपार्ट, बट ये जो है एक बहुत ही बड़ा मेजर प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है हमें यंग यूथ्स में, तो यहाँ पे सस्टेन्ड अटेंशन थोड़ा कम देखने के लिए मिल रहा है। तो इस पे वर्क कैसे किया जा सकता है, एक तो आप कट ऑफ कर सकते हैं, जब आप खाना खा रहे हैं मील जो है वो स्क्रीन फ्री हो आपकी, बेड टाइम अगर आप इंस्टाग्राम यूट्यूब देख के सो रहे हैं तो उसको आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। नोटिफिकेशन लिमिटेड रखिए, इफ यू आर एडल्ट, और आपका अगर इफ यू आर इन वर्किंग प्रोफेशन तो आप नोटिफिकेशंस अपने लिमिटेड रखिए। और क्या कहते हैं, तो प्रोग्रेस देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। तो पॉपकॉर्न ब्रेन किससे एसोसिएटेड है ये आपको पता होना चाहिए, स्लो टॉलरेंस, रिड्यूसिंग टूवर्ड्स दिस स्लो टास्क, ठीक है। सो मूविंग अहेड, हो सकता है ये ना पूछे आपसे ब्रेन की, आपसे फंक्शनिंग पूछ ले या ब्रेन के पार्ट्स पूछ ले, ठीक है। तो ये भी आपको पता होने चाहिए, जैसे इसे हम कहते हैं फोर ब्रेन, ठीक है। तो ये जो आप ये देख रहे हो ये पूरा हिस्सा ये, राइट, सो इसे हम क्या कहते हैं, फोर ब्रेन, ठीक है। अच्छा, ये जो आप रिंकल्ड पार्ट देख रहे हो इसको क्या बोला जाता है, सेरिब्रम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। वैसे तो क्लास 10 की अगर आप साइंस की बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये सारे पोर्शन, बट ठीक है। इस रीजन को बोला जाता है मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन। इसी रीजन में आपको आपके दो इम्पोर्टेंट देखने के लिए मिलते हैं ग्लैंड्स, कौन से, एक तो हाइपोथैलेमस, और दूसरा कौन सा है, पिट्यूटरी,
स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? मिड ब्रेन में। देन यू हैव हिंड ब्रेन। ये जो आप रीजन पूरा देख रहे हैं, ये हिंड ब्रेन का रीजन है, जो पीछे आप डिजाइन देख रहे हैं। यहाँ पे आपको हिंड ब्रेन के पार्ट कौन कौन से हैं, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, ठीक है। हिंड ब्रेन के पार्ट कौन कौन से हैं? यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा पॉन्स, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा मेड्यूला। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा सेरिब्रम, सेरिबेरम, सेरिबेलम, राइट। सो ये किसके पार्ट है? ये हिंड ब्रेन के पार्ट है, ठीक है। और ये पूरा ये जो कॉर्ड आ रही है आपकी, ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब इनके क्या फंक्शन है, हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है, पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या फंक्शन है, ये आपका होमवर्क है, इसको पढ़िए, ठीक है। ब्रेन की आपको ऑटोनॉमी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कैसे कैसे कौन सा पार्ट क्या बोला जाता है। हिंड ब्रेन कहाँ पर है, क्या फंक्शनिंग है, मेडुला का क्या फंक्शनिंग है, ठीक है। चल, बाकी पॉपकॉर्न ब्रेन को भी मत भूलिएगा। मूविंग अहेड, बात करते हैं। एशिया लॉन्चेस न्यूक्लियर सबमरीन टू कैरी डूम्सडे Poseidon drone, right? So basically ये जो न्यूक्लियर सबमरीन है, Khabrovsk न्यूक्लियर सबमरीन was launched at सेवामश शिपयार्ड, ठीक है। तो ये रशियन शिपयार्ड है, खबरोवोस्क याद रखेंगे बेसिकली आप, राइट। और पिसाइडन, पिसाइडन क्या है? एक न्यूक्लियर पावर अंडर वाटर ड्रोन कैपेबल of intercontinental range and extreme depth travel, ठीक है। तो बेसिकली पिसाइडन इज अ न्यूक्लियर पावर अंडर वाटर ड्रोन है, ठीक है। कैपेबल क्या है? एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक आप इसको भेज सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली पिसाइडन ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये न्यूज में बना रहेगा। इट इज अ न्यूक्लियर पावर ड्रोन, ठीक है, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा सकता है। बेसिकली इसको डेवलप भी इसलिए किया गया है कि अमेरिकन जो हमारा सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उसको उससे एडवांस कुछ हम क्रिएट कर सके, ठीक है। डिसाइडन याद रखिएगा, ये न्यूज में रहेगा काफी, ठीक है। खैर, मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं। इंडियन आर्मी कंडक्टेड सक्सेसफुल ड्रोन एक्सरसाइजेस, वायु समन्वय सेकंड, वायु समन्वय सेकंड, राइट। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, डिफेंस की एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, राइट। सो इन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए। जो ऑड है लेकिन पेपर में है, मैं आपको वो न्यूज़पेपर्स में है, मैं वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि हमें सारी नहीं करके जानी है, बट एटलीस्ट अगर आप इन्हें वीकली ऐसे रिवाइज करते रहेंगे तो आई गेस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो वायु समन्वय सेकंड वाज कंडक्टेड इन डेजर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है एंड इट इज अ ड्रोन एक्सरसाइज, ठीक है। एक ड्रोन एक्सरसाइज हमने और पढ़ी थी पिछली क्लास में, ठीक है। वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि वो एक्सरसाइज कौन सी थी। द एक्सरसाइज वाज हेल्ड अंडर द ages of southern command of Indian Army, right? It focus on drone basically, क्योंकि ड्रोन है, काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस, काउंटर ड्रोन ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंटीग्रेशन, राइट। सो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक ड्रोन एक्सरसाइज हमने और पढ़ी है, ठीक है, तो वो आप मेरे को बताइएगा कौन सी है। मूविंग अहेड, again, the Trump nuclear test threats risk unpending global test ban regime. So basically it is a good article जिसमें बताया गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है हमारे यूएस प्रेसिडेंट, वो उन्होंने जो ये न्यूक्लियर टेस्ट है इसको करने के लिए मे रिज्यूम द न्यूक्लियर टेस्टिंग, ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स मे रिज्यूम इट्स न्यूक्लियर टेस्टिंग, ठीक है, 29 अक्टूबर 2024 को, दैट यूनाइटेड स्टेट्स मे रिज्यूम न्यूक्लियर टेस्टिंग। he said he said US will start testing nuclear weapons on equal basis with other nations। वो क्लेम कर रहे हैं कि जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, और क्या कहते हैं आपका पाकिस्तान हो गया, दे हैव ऑलरेडी ऑलरेडी बीन टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स, जो कि पार्शली सही भी है,
ठीक है। जैसे हमने देखा कि रशिया ने अभी पोसाइडन जो है वो बना लिया है, राइट? सो एंड इट इज कैपेबल, इट इज बेसिकली अ न्यूक्लियर पावर्ड ड्रोन। तो उसमें आपका, ऑल्दो इट इज नॉट अ न्यूक्लियर बॉम्ब बट इट इज अ न्यूक्लियर पावर्ड ड्रोन। तो यूएस प्रेसिडेंट का कहना है कि सब लोग अगर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जो न्यूक्लियर टेस्ट ट्रीटी है उसको फिर उसका फायदा ही क्या है। अच्छा ये याद रखिएगा, दूसरी जो रशिया की अभी न्यूज में थी मिसाइल, शायद हमने पिछली क्लास में करा भी था, बुरविस्टिनिक। बुरविस्टिनिक, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। और पिसाइडन तो अभी आप पढ़ते हुए आ ही रहे हैं, इट इज अ ड्रोन, ठीक है। पिसाइडन यहाँ पे दे भी रखा होगा, क्या ये नोट कर लीजिए, राइट। और पिसाइडन, ये देखिए यहाँ दिख जाएगा आपको पिसाइडन। इफ यू हैव टाइम आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, बट मैं आपको पेपर के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में। यहाँ पे बात की जा रही है न्यूक्लियर टेस्ट ट्रीटीज की, जो आपको पता होना चाहिए कि देर आर बेसिकली मेजर सिस्टम जो है न्यूक्लियर टेस्ट ट्रीटी सिस्टम, वो दो पार्ट्स में है, ठीक है। ग्लोबल न्यूक्लियर टेस्ट बैन सिस्टम जो है दो पार्ट में, एक पार्शियल बैन ट्रीटी होती है जिसे हम बोलते हैं पीटीबीटी, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। इसको साइन किया गया था 1963 में। वैसे तो बहुत सारी हैं बट आपको ये दो मेन कंपोनेंट, मतलब दो मेन ट्रीटीज जो है वो पता होनी चाहिए। एक है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी, राइट। तो पीटीबीटी और सीटीबीटी इसको साइन किया था 1996 में, ठीक है। तो सबसे पहले ये है, फिर उसके बाद ये, ठीक है। सो इट वाज साइंड बाय यूएस, यूके, यूएसएसआर बिकॉज दे आर लाइक फर्स्ट nuclear weapon countries, right? बैन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन एटमॉस्फेयर। यहाँ इस पीटीबीटी में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है वो एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस और अंडर वाटर बैन था, ठीक है। पर इसके बाद लोगों ने इसमें लूप होल निकाले और इसको ग्राउंड पे टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, विच इज मोर डिवास्टेटिंग, ठीक है। ये और ज्यादा खतरनाक था क्योंकि आपको पता है कि रेडिएशन की वजह से हर एक एलिमेंट में, चाहे वो वाटर में हो चाहे लैंड का सॉइल को, ये डिग्रेड कर देता है। और आपके जितने भी आसपास के एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स को बेसिकली हार्म पहुंचाता है। तो इसकी वजह से लैंड पे और ज्यादा इसके डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स हमें देखने के लिए मिले। उसके बाद आती है सीटीबीटी, जिस विच एम्स टू बैन ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एवरीवेयर। हर जगह से बैन कर दिया गया कि ना आप एटमॉस्फेयर में, ना आउटर स्पेस में, ना अंडरग्राउंड, ना अंडर वाटर, आप कहीं भी नहीं इसको हटा सकते। इट वॉज अडॉप्टेड बाय यूएन, यूनाइटेड नेशंस, इन 1996। आपने पढ़ा 193 कंट्रीज है, ठीक है। सब ने इसमें अपना टेस्ट को बैन कर दिया, राइट। पीटीबीटी में याद रखिएगा अलाउड अंडरग्राउंड टेस्टिंग, ठीक है। अंडरग्राउंड टेस्टिंग अलाउड थी, ठीक है, विच कंटिन्यूड। द यूएस साइन सीटीबीटी बट नेवर रेटिफाइड, ठीक है। यूएस ने साइन तो कर दी थी पर रेटिफाइड नहीं किया। रशिया ने भी साइन करी थी बट इन 2023 डी रेटिफाइड एम टेंशन विद यूएस, ठीक है। और आपने देखा भी यूक्रेन के साथ भी रशिया के थोड़े अच्छे हालात नहीं थे तो उन्होंने डी रेटिफाइड कर दिया। सीटीबीटी क्यों आया था? व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस्ड? बिकॉज द की कंट्रीज लाइक यूएसए, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल और ईरान हैव नेवर रेटिफाइड इट, ठीक है। तो ये मतलब इतना इफेक्टिव रही नहीं। एक और न्यूज में आप सुनते हैं जो जहां पे इंडिया का पार्टिसिपेशन भी होता है, एनटीपीटी, एनपीटी, ठीक है। एनपीटी कौन सी है? नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी। ये आप बहुत जगह सुनेंगे, इसको भी लिख लीजिए, नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। काम करता हूँ उसको मिटा देता हूँ, राइट। और एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, यहाँ आपको समझाता हूँ, ठीक है।
एक हमारे पास कौन सी आती है, एनपीटी, नॉन पॉलीफरेशन ट्रीटी, नॉन पॉलीफरेशन ट्रीटी, ठीक है, जो कि थी 1 जुलाई 1968 से साइन की गई थी, ठीक है। 5 मार्च 1970, ये इसका टाइम पीरियड था जिसमें सबको ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। कितने मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, मेंबर्स, ताकि सब इस पे, ये डेट इज इन बिटवीन दीज डेट्स, सब इसको एक बार गो थ्रू कर ले, सारे नेशंस, मेंबर्स मतलब 191 मेंबर्स हैं इसमें, सारे गो थ्रू कर ले, साथ ही साथ रेटिफाइड कर दे, ठीक है। तो 191 मेंबर्स थे, मतलब कंट्रीज, ठीक है। बट हुआ क्या, एनपीटी रिकॉग्नाइज ओनली 5 कंट्रीज एज लेजिटिमेट न्यूक्लियर स्टेट्स, ठीक है। एनपीटी में क्या था, एनपीटी ने आइडेंटिफाई करा कि कौन कौन से लेजिटिमाइज न्यूक्लियर स्टेट्स है हमारे पास, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, जिन्हें हम बोलते थे एनएसडब्ल्यू, जो मैंने अभी आपको बताया कि 5 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्हें लेजिटिमाइज न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स बोला जा सकता है। सबसे पहले है यूएसए, हम जानते ही हैं, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना, ठीक है। एक ये याद रखिएगा, दीज आर द 5 लेजिटिमाइट स्टेट्स विद न्यूक्लियर वेपन, जिनके पास पूरे न्यूक्लियर वेपन है, हम सबको पता है कि किस इन सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। एनपीटी का बेसिकली एम ये था, बेसिकली एम क्या, इसको आप ये मान सकते हैं एक ग्लोबल एग्रीमेंट था कि प्रिवेंट कर सके हम स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को, राइट, एंड पीस को प्रमोट कर सके, और न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुली यूज किया जा सके, मतलब जैसे आप आज के टाइम पे स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर सुनते हैं, या आप सुनते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं उनका यूज किया जाता है एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने में, रादर देन क्रिएटिंग अ डेवेस्टेटिंग वेपन्स, राइट। सो ये नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी का एम था, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये लिख लीजिएगा, कंट्रीज कितनी है, कब ये स्टार्ट हुआ था। ऑब्जेक्टिव अगर मैं बताऊं आपको तो 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे इसके। पहला ऑब्जेक्टिव था नॉन पॉलिफरेशन, नॉन, ठीक है, नॉन पॉलिफरेशन। नॉन पॉलिफरेशन बेसिकली क्या है कि एक तो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स जो है, नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स, अभी मैंने आपको न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स बताए, ठीक है, 5 है, उनके अलावा सारे कैसे माने जाते हैं, नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स, नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स, ये एक्वायर्ड नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। तो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स तो एक्वायर्ड नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन, और जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है, एन डब्ल्यू एस जिन्हें बोला जाता है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, दे विल नॉट ट्रांसफर न्यूक्लियर वेपन टू अदर्स, ठीक है, ये ना किसी को अपने न्यूक्लियर वेपन ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रांसफर करना भी मना था, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था, नॉन पॉलिफरेशन से मतलब क्या है, नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी है तो नॉन पॉलिफरेशन से मतलब क्या है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, कंट्रीज में यूज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर मेडिसिन, एग्रीकल्चर, एनर्जी एक्सेट्रा, किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। मस्ट एक्सेप्ट आई ए ई ए सेफ गार्ड, आप बोलेंगे आई ए ई ए क्या है, तो आई ए ई ए बेसिकली इसका फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, इट इज अ इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी,
ठीक है। इसको आप न्यूज में एज अ यूएन न्यूक्लियर वॉच डॉग भी आप कभी कभार देखेंगे कि न्यूज में लिखा रहता है, यूएन न्यूक्लियर वॉच डॉग। ठीक है। छोटे छोटा इंफॉर्मेशन दूं तो इसको स्टैब्लिश कर दिया गया था 1957 में। ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है अंडर यूएन सिस्टम, यूएन की जितनी भी बॉडीज है वैसी एक ये भी बॉडी है, बट ये ऑटोनॉमस है। राइट। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे कभी कोई पूछ ले तो याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर था वेना। ठीक है। ऑस्ट्रिया, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फाइन। अच्छा, हेडक्वार्टर और इस्टेब्लिशमेंट मैंने आपको बता ही दिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा नागासाकी इसको क्रिएट किया गया था। बेसिकली ये भी क्या करता है, प्रमोट करता है यूज ऑफ न्यूक्लियर साइंस इन मेडिसिन, एनर्जी, एग्रीकल्चर। ठीक है। पीसफुल यूज मतलब कैसे आप एनर्जी निकाल सके इसकी। और स्ट्रिक्ट सेफ गार्ड भी करता है टू प्रिवेंट न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट किसी भी कंट्री में। ठीक है। तो इसको इसलिए क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर वॉचडॉग। सो बेसिकली जब आप नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी की बात करते हैं तो उसमें पीसफुल यूज में इसका नाम आता है कि मस्ट एक्सेप्ट IAEA safeguard to ensure it is not diverted from for weapons। मतलब जो आप अगर न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट लगा भी रहे हैं तो आप उसको बाद में किसी वेपन में ना कन्वर्ट कर दे, इसके लिए ये इससे आपका सेफगार्ड एक अटेस्ट करवाना पड़ता है। ठीक है। डिसआर्ममेंट, न्यूक्लियर वेपन स्टेट जैसे कि NSW है मस्ट वर्क टूवर्ड्स कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। ठीक है। तो नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी में एक चीज क्या है इंपॉर्टेंट, कि आप क्या करोगे, थर्ड क्या ऑब्जेक्टिव था इसका, डिसआर्म करने का। ठीक है। डिसआर्ममेंट, जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है ये क्या करेंगे, जितने भी इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको डिसआर्म करेंगे। ठीक है। मस्ट वर्क टुवर्ड्स डिसआर्मिंग द न्यूक्लियर वेपन्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 5 स्टेट्स जो थे वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट रिकॉग्नाइज किए गए थे। कौन कौन से बताए मैंने आपको, USA, ठीक है, रशिया, चाइना, और चौथा कौन सा था, UK और फ्रांस। ठीक है। रशिया, चाइना, UK और फ्रांस। तो ये क्या है हमारे NWSA न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। मेंबरशिप की बात करें तो इंडिया ने इसे कभी ना एक्सेप्ट करा ना रेटिफाई करा। ठीक है। हमारा देखा देखी पाकिस्तान ने भी, और इसराइल, स्माइलिंग बुद्धा आपको पता ही होगा हमने किया था, और नॉर्थ कोरिया। ठीक है। नॉर्थ कोरिया ने ज्वाइन करा था वैसे तो 1985 में, बट विथड्रू कर लिया था 2003 में। अब वाई इंडिया डिड नॉट साइन इट, वैसे तो ये आप जब आंसर राइटिंग लिखते हैं, ठीक है, मेंस के क्वेश्चंस होते हैं, बट ठीक है मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया ने क्यों नहीं साइन करा। इंडिया ने इसलिए साइन नहीं करा क्योंकि इंडिया को ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी लगती है, बिकॉज इट क्रिएट्स न्यू, मतलब एक डिवाइड क्रिएट कर देता है कि किसी इन सब कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है, बिकॉज हमें पता ही है कि दे कम्स अंडर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। ठीक है। और बाकी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होंगे तो एक अनसेड डिसएडवांटेजेस जो है इन कंट्रीज को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। मतलब इनकी पावर हो जाएगी फिर। एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आप देखेंगे, US, UK, फ्रांस, ये सारी वेस्टर्न कंट्रीज है। राइट। और इसका जो डिसarmament का जो था, इसमें कोई टाइम पीरियड आपका ना डिसाइडेड नहीं था कि इतने टाइम में, मतलब अगले 5 साल में आप सारे न्यूक्लियर वेपन डिसarm कर दोगे। तो दैट्स वाई इंडिया ने इसका पार्टिसिपेशन नहीं करा कि भाई ना आपके पास टाइम पीरियड है डिसarm करने का, कि फिक्स टाइम हो कि सब अपने वेपन्स जो है वो डिसarm कर देंगे, किसी के पास वेपन नहीं होंगे। पर आपने एक तरफ तो इनको परमिशन दे दी, राइट, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि जो बनना भी चाहता है वो ना बने, और ये कंट्रीज जो है ये डिसarm कर देंगी। अब ये कर देंगी, इनके विलिंगनेस के ऊपर है।
है ना? तो दैट्स व्हाई इंडिया ने कभी इसको साइन नहीं करा। इंडिया वांट्स ग्लोबल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी डिसआर्म पॉलिसी। अगर ये अडॉप्ट करते हैं एनपीटी में, नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी में, तो इंडिया उसको साइन करने के लिए तैयार था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मैंने आपको बताया आई ए ई ए का, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्यों क्रिएट किया गया था इसको, कैसे क्रिएट किया गया था, हमने इसके बारे में बात करी। ठीक है, बेसिकली ये सेफगार्ड करता है और इंस्पेक्शन करता है, प्रमोट करता है पीसफुल यूज को, न्यूक्लियर सेफ एंड सिक्योरिटी को, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को, और बस ग्लोबल ट्रीटीज को भी ये हैंडल करता है। ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, अच्छा, मेंबर्स की बात करें 2024 तक के मेंबर्स की बात करूं मैं, तो ये भी लिख लीजिए 178 मेंबर्स हैं इसमें। ठीक है, और इसकी एक अच्छी बात ये है कि इंडिया भी क्या है इसका मेंबर है। ठीक है, 178 में इंडिया भी इसका क्या है मेंबर है। चलिए खैर, इसी अब आगे डिटेल में क्या स्ट्रक्चर है इस बॉडी का, ये हम किसी और क्लास में बात करेंगे। चलिए, आफ्टर विजिट्स टू वनतारा, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पैनल रिकमेंड्स इंडिया पॉज एनिमल इंपोर्ट्स। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है साइट्स, जो एक हमारा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एग्रीमेंट ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, उसका एक पैनल आया था इंडिया, राइट। सो आपको पता ही होगा, अगर मैं साइट की बात करूं, SITES। ठीक है, तो बेसिकली इस न्यूज से मेरा मतलब यही था कि मैं आपको साइट के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे सकूं। दैट इट इज अ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, सो एक ये क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, कन्वेंशन है, अडॉप्टेड इन 1973 वॉशिंगटन यूएसए। इसका यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था, केम इनटू फोर्स 1975 को। मेंबर्स कितने हैं इसके, 184 जो है इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये एक ग्लोबल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। ठीक है, मतलब अगर आप कहीं से चीतास मंगाते हैं, अभी पिछली क्लास में हमने बात करी थी, चीताज हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या कोई जू जो है कोई एंडेंजर्ड स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करता है अपने जू में। ठीक है, सो ये जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे कि हम बात कर भी चुके हैं, ये क्या है, बेसिकली अगर मैं जू की बात करूं, बॉटनिकल गार्डन्स की बात करूं, तो ये XC2 कंजर्वेशन एफर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है उनको लाया जाता है जब वो अपने जो उनका सराउंडिंग है, उनका जो एनवायरनमेंट है, वहां पे सरवाइव करने लायक ना बचे। ठीक है, तो उनको जूज में इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि उनकी प्रॉपर केयर हो सके, कंजर्वेशन एफर्ट्स उनके ऊपर अच्छे से मॉनिटरिंग कर सके हम। ठीक है, एफर्ट्स लगा सके, तो इसके लिए जूज और बॉटनिकल गार्डन्स बनते हैं। अब साइट जो है ये इंश्योर करता है कोई भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हो, स्पीशीज फ्लोरा या फौना की, राइट, डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं उसका, अगर आप उसे अपने जू में ला रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका सर्वाइवल थ्रेटन ना हो। ठीक है, तो ये कौन इंश्योर करता है, साइट इंश्योर करता है। 184 मेंबर्स हैं एज ऑफ 2025 की अगर बात करूं। इंडिया जो है इसका मेंबर रहा है कब से, इंडिया की बात करें तो इंडिया इसका मेंबर रहा है 1976 से। ठीक है, 1976 से हम लोग इसके एक मेंबर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड स्पीशीज डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल, जैसे हमने बात करी ही। और भी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे प्रिवेंट ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ड्यू टू ट्रेड, ओवर एक्सप्लॉइट ना कर दें आप वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, कि जबरदस्ती अगर कहीं से पैंडास को लेके आ रहे हैं, रेड पैंडास को ला रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो जाए, जिसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाए। आपको ये बात तब समझ आएगी कि ये कितना बड़ा सिग्निफिकेंस रखता है, जब अगर आप हमारे पहला लेक्चर जो नेशनल पार्क पे हमने लिया था, उसमें हमने एक स्पीशीज के बारे में बात करी थी कि अगर आप एक भी स्पीशीज को, अगर आप एक इकोसिस्टम में उनका जो
पॉपुलेशन है या उस स्पीशीज को अगर आप थ्रेटन करते हैं या उनका पॉपुलेशन पे इफेक्ट आता है, तो कैसे पूरा इकोसिस्टम जो है वो साइमल्टेनियसली उसके अराउंड जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसी चेंज को रोकने के लिए, थ्रेटिंग रोकने के लिए, ओवर एक्सप्लॉइटेशन रोकने के लिए साइट्स जैसी जो कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, ये काम करते हैं। ठीक है, ये रेगुलेट भी करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिपोर्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, इंश्योर करते हैं सस्टेनेबल ट्रेड हो इन फ्लोरा एंड फौना, एंड प्रमोट करते हैं कॉपरेशन अमंग दी कंट्रीज। ठीक है, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स इनके ये है। जैसे यहाँ पे देख ही रहे हो आप, रेगुलेट इन ट्रेड्स, तो 38,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल और प्लांट्स की ये लोग रेगुलेट करते हैं बेस्ड ऑन परमिट्स सर्टिफिकेट सिस्टम। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। इंडियन स्टेटस यहाँ पे भी लिखा हुआ है, पार्टी सिंस 1976। अच्छा, अब मैं बात करूं कि ये इम्प्लीमेंट कौन करता है हमारी कंट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये इसका मेंबर है। ठीक है, एक सेकेंड, ये चार्ट जो है वो नीचे हो गया है, इसको पहले मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज थ्रू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, इसके ऊपर भी हम बात करते ही रहते हैं। खैर, सो ये थोड़ा सा था, इसने अभी जो है इंडियन इंपोर्ट को पॉज करा है, एनिमल इंपोर्ट को, आफ्टर विजिटिंग वनतारा और दूसरी भी है, ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर जामनगर में जो है। ठीक है, राधा कृष्ण टेम्पल, एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट, इनको भी जो है यहाँ पे रोक दिया गया है इंपोर्ट करने से, ड्यू टू सेवरल इश्यूज। चलिए खैर, आगे बात करते हैं। अच्छा, एक टर्म अभी न्यूज में रही है, सॉलिड स्टेट वर्सेस सॉलिड स्टेट बैटरी वर्सेस लिथियम आयन बैटरी। राइट, सो बेसिकली हमें लिथियम आयन बैटरी का रिप्लेसमेंट मिल गया। ये एक छोटा सा पैसेज दे रखा था आपके न्यूज़पेपर में साइड में, सो मैं उसको तो कवर नहीं कर पाया यहाँ पे क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा डिटेल में बता नहीं रखा था। बट हाँ, ये आपसे पूछा जा सकता है कि सॉलिड स्टेट बैटरीज क्या हैं और लिथियम आयन बैटरीज, तो अभी आप देख ही रहे हैं कि लिथियम आयन का तो कितना यूज आप देख ही रहे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफी सारे आपके जितने भी गैजेट्स होते हैं उसमें भी लिथियम आयन सेल्स डलते हैं, एंड इट इज प्रेजेंट। और सॉलिड स्टेट बैटरी आप ऐसा मान सकते हैं कि दिस विल बी द फ्यूचर। राइट, सो बेसिकली डिफरेंस देख लेते हैं, इसके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोटाइप जो है इसका लिक्विड बेस होता है, मतलब आप ये देखिए सॉलिड स्टेट क्यों बोले जा रहे हैं कि जैसे ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो सॉलिड स्टेट का होता है। ठीक है, इधर एनोड हो गया, कैथोड हो गया, और बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट है ये लिक्विड बेस का है जो इन दोनों को सेपरेट करता है, विच इज द मेन इशू। क्योंकि जो आयन लिथियम आयन बैटरी होती है, इसका जो सेपरेटर होता है, इलेक्ट्रो टाइप सेपरेटर जो होता है, बेसिकली ये लीक कर जाता है। बेसिकली सेपरेटर का मैं अगर आपको एग्जैक्ट यूज बताऊं तो, एक सेकंड इसको समझ ही लेते हैं। जो सेपरेटर होता है किसी भी सेल में, राइट, तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये सेपरेटर का है। ठीक है, तो सेपरेटर बेसिकली क्या करता है, इट इज अ पोरस इंसुलेटिंग मेम्ब्रेन होती है। ये आयंस को तो अलाउ करता है पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड्स में जाने के लिए, बट इलेक्ट्रॉन्स को रोक देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को ब्लॉक करता है ताकि नेगेटिव पॉजिटिव टच ना कर पाए, तो शॉर्ट सर्किट से बेसिकली ये हमें प्रिवेंट करता है। ठीक है, विदाउट अ सेपरेटर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स वुड टच डायरेक्टली। तो अगर ये सेपरेटर नहीं होगा बीच में, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट क्या करेंगी, ये कैथोड एनोड क्या कर लेंगी, टच डायरेक्टली एक साथ जुड़ जाएंगी, तो इट विल क्रिएट अ शॉर्ट सर्किट। तो सेपरेटर एक्ट एज अ फिजिकल वॉल बिटवीन द टू। दूसरा क्या है, आयंस का फ्लो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रो लाइट सिस्टम में लेड एसिड बैटरीज आपने देखी होंगी। सेपरेटर आल्सो हेल्प टू होल्ड डिस्ट्रीब्यूशन द लिक्विड इलेक्ट्रोटाइप इलेक्ट्रोलाइट अराउंड द प्लेट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा
कि कुछ में लिक्विड होता है, जैसे हम लिथियम आयन में बात कर रहे हैं। आने वाले फ्यूचर में ये क्या होता है, वैसे तो इसका स्ट्रक्चर तो सॉलिड होता है, बट इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है, जिसकी वजह से आयंस का फ्लो स्मूथ हो जाता है, बट उसका लीक करने का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है, जो कि एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है लिथियम आयन बैटरीज में। ठीक है, तो इसका ही सब्स्टिट्यूट हम क्या लेके आए हैं, सॉलिड स्टेट बैटरीज, नेक्स्ट जनरेशन बैटरीज है। इसमें क्या होता है, आयन प्लस कैथोड सेपरेटेड बाय सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, मच सेफर सेफर होती है, नॉन फ्लेमेबल होती है। तो आपने जैसे काफी सारी न्यूज भी देखी होगी कि जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो कभी कभार फ्लेम पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो उससे बचने के लिए क्या है, नॉन फ्लेमेबल बैटरीज होती है। सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट प्रिवेंट्स लीकेज एंड एक्सप्लोजन। ठीक है, प्रिवेंट करता है लीक होने से और एक्सप्लोड होने से। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो 250 टू 300 वॉट आर पर केजी चलती है। ठीक है, और यहाँ पे अप टू 500 वॉट आर पर केजी आपको देखने के लिए मिल जाती है। स्टोर मोर एनर्जी इन द सेम साइज। ठीक है, सेम साइज में स्टोर करता है ज्यादा एनर्जी। सो बेसिकली ये मेरिट्स हैं सॉलिड स्टेट बैटरीज के, एंड दीज आर द डीमेरिट्स। अगर आप देखें यहाँ पे पुअर एट एक्सट्रीम कोल्ड हीट में होता है, यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस होता है इन वाइडर टेम्परेचर रेंज। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का इसका पॉजिटिव नोट हो गया। बस लिथियम आयन में और सॉलिड स्टेट बैटरी में मैन्युफैक्चरिंग में बस एक दिक्कत आ रही है, दैट लिथियम आयन आर चीपर, लिथियम आयन बैटरीज आर चीपर। सॉलिड स्टेट बैटरीज को मैन्युफैक्चर करना अभी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, बाकी एनोड इसमें ग्रेफाइट होता है, इसमें लिथियम मेटल ही होता है। ठीक है, इंक्रीज एनर्जी डेंसिटी, मेजर चेंज तो आप देख ही सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा सॉलिड स्टेट बैटरीज को। ये अभी आपके न्यूज़पेपर में आई है, तो आपसे क्या पता पूछा जाए कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कैसे ये फंक्शन करती है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द नेक्स्ट जनरेशन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सॉलिड स्टेट बैटरीज की तरफ हमारी जो रिसर्च है वो बढ़ रही है। चलिए खैर, सो आई गेस दैट वाज द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे। एंड इसके बाद हमारा जो है, हम अगले हफ्ते मिलेंगे, राइट, ऑन 14th। आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, कोई भी डाउट आता है यू कैन आस्क मी, राइट, सो ताकि हम उसको डिस्कस कर सके। आप कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख सकते हैं, और कोई भी अगर आपका डाउट हो किसी भी चीज से रिलेटेड, किसी न्यूज़ से रिलेटेड, या कोई भी अगर आपको कोई प्रिपरेशन में भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।